अध्याय 1 विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध। मुख्य सिद्धांत कोर थियरी। विकास की निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भाधान कंसेप्शन से शुरू होकर मृत्यु वूम टू टूम तक चलती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। शीर्षपदभिमुख सेफेलोकोडल विकास सिर से पैर की ओर होता है। समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमल डिस्टल विकास शरीर के केंद्र रीढ़ की हड्डी से बाहर के अंगों की ओर होता है। वर्गाकार बनाम वर्तुलाकार लिनियर वीएस स्पाइरल विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि यह वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। बच्चा एक अवस्था में प्रगति करता है, फिर अपनी वृद्धि को स्थिर करने के लिए पीछे मुड़ता है। सुदृढ़ीकरण। व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर रेट अलग होती है, लेकिन विकास का क्रम सीक्वेंस सभी के लिए समान होता है। अधिगम लर्निंग विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। अधिगम के लिए परिपक्वता मैचुरेशन का होना अनिवार्य है। सीटीईटी में पूछे जाने वाले 20 अति महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न। ये प्रश्न बिल्कुल सीटीईटी की पेडागोजिकल भाषा में तैयार किए गए हैं। प्रश्न। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर। विकास बहुआयामी और लचीला होता है। प्रश्न। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। इसका क्या अर्थ है? उत्तर। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? उत्तर। विकास रैखिक लिनियर होता है। सत्य यह है कि यह वर्तुलाकार होता है। प्रश्न। परिपक्वता का संबंध किससे है? उत्तर। विकास से। प्रश्न। एक बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर। एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रश्न। विकास के लिए संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? उत्तर। वह अवधि जिसमें विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रश्न। क्या विकास की गति को बदला जा सकता है? उत्तर। हाँ, उचित वातावरण और प्रशिक्षण के माध्यम से इसे प्रभावित किया जा सकता है। प्रश्न। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर। शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक। प्रश्न। विकास के शीर्षपदभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे आगे बढ़ता है? उत्तर। सिर से पैर की दिशा में। प्रश्न। विकास में प्रकृति बनाम पालन पोषण नेचर वीएस नर्चर वाद विवाद का क्या तात्पर्य है? उत्तर। प्रकृति का अर्थ है आनुवंशिक विशिष्टता और पालन पोषण का अर्थ है वातावरणीय प्रभाव। प्रश्न। क्या विकास केवल मात्रात्मक होता है? उत्तर। नहीं, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। प्रश्न। अधिगम और विकास एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं? उत्तर। ये दोनों जटिल तरीके से अंतर्संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रश्न। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? उत्तर। निरंतरता के सिद्धांत से। प्रश्न। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता क्यों पाई जाती है? उत्तर। आनुवंशिकता और परिवेश की अलग अलग अंतःक्रिया के कारण। प्रश्न। एक बच्चा अपनी हथेली का उपयोग करने से पहले मटर जैसी छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करना सीखता है। यह क्या है? उत्तर। समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमल डिस्टल विकास। प्रश्न। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? उत्तर। विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल होता है, जबकि यह काफी हद तक पूर्वानुमानित होता है। प्रश्न। शरीर के मध्य भाग से परिधि या अंगों की ओर विकास क्या कहलाता है? उत्तर। समीप दूराभिमुख विकास। प्रश्न। क्या स्कूली शिक्षा विकास में अधिगम को प्रभावित करती है? उत्तर। हाँ, स्कूल अधिगम और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। प्रश्न। विकास के किस चरण में आत्मचेतना सेल्फ अवेयरनेस सबसे तीव्र होती है? उत्तर। किशोरावस्था। प्रश्न। विकास की प्रक्रिया में विशिष्टता स्पेसिफिसिटी का क्या अर्थ है? उत्तर। विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से शुरू होकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। परीक्षा के लिए ध्यान दें, सीटीईटी में केवल हमेशा रटना जैसे शब्द नकारात्मक होते हैं, जबकि अवसर सक्रिय अंतःक्रिया जैसे शब्द सकारात्मक उत्तर की ओर संकेत करते हैं। अध्याय 2 बाल विकास के सिद्धांत थियरी। बाल विकास कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। इन्हें समझने से शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चे को कब और कैसे पढ़ाना है। एक निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह मां के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। इसमें कोई भी बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे संचित होता है। 2 व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे के विकास की दर रेट अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई देर से। यह उनकी आनुवंशिकता और पर्यावरण की भिन्नता के कारण होता है। 3 विकास के क्रम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली सीक्वेंस। भले ही विकास की दर अलग हो, लेकिन विकास का क्रम पैटर्न सबके लिए एक जैसा होता है। सिर से पैर सेफेलोकोडल। पहले बच्चा सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना और फिर खड़ा होना। केंद्र से बाहर प्रोक्सिमल डिस्टल। पहले शरीर के मध्य भाग हृदय रीढ़ का विकास होता है, फिर कंधों और अंत में उंगलियों का। 4 सामान्य से विशिष्ट की ओर जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट। जैसे शुरुआत में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर या दोनों हाथों का प्रयोग करता है, सामान्य, लेकिन बाद में वो केवल अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है, विशिष्ट। 5 एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले अंगों को अलग अलग चलाना सीखता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना।
जैसे साइकिल चलाते समय हाथ, पैर और आंखों का एक साथ संतुलन बनाना। सीटीईटी की भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तर, विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रश्न, विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या है? उत्तर, शरीर के केंद्र से छोरों बाहर की ओर। प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न, क्या विकास की दर सभी संस्कृतियों के बच्चों के लिए एक समान होती है? उत्तर, नहीं, विकास की दर सांस्कृतिक संदर्भों और परिवेश से प्रभावित होती है। प्रश्न, एक शिक्षक को यह क्यों समझना चाहिए कि बच्चों का विकास अलग अलग दर से होता है? उत्तर, ताकि वह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण योजना बना सके। प्रश्न, विकास के शिरपद्भिमुख सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। प्रश्न, बच्चा पहले शब्दों का उच्चारण करना सीखता है, फिर वाक्य बनाना, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर, विकास एक निश्चित क्रम सीक्वेंस का पालन करता है। प्रश्न, क्या विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का योग है या गुणनफल? उत्तर, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का गुणनफल है। प्रश्न, विकास के एकीकरण इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है? उत्तर, विभिन्न अंगों की गतिविधियों को समन्वित करना। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास के सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करता है? उत्तर, बच्चे का नाम या उसका पहनावा, ये केवल बाहरी कारक हैं। प्रश्न, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक सीधी रेखा लिनियर में नहीं होता? उत्तर, वर्तुलाकार स्पाइरल विकास का सिद्धांत। प्रश्न, बच्चा पहले अपनी हथेली से वस्तु को पकड़ता है, फिर उंगलियों का उपयोग करना सीखता है, यह क्या है? उत्तर, प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप दूराभिमुख विकास। प्रश्न, क्या विकास की प्रक्रिया में विराम पॉज आता है? उत्तर, नहीं, विकास निरंतर है, लेकिन इसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है। प्रश्न, प्रकृति पोषण नेचर नर्चर विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है? उत्तर, जैविक विशिष्टताएं या आनुवंशिक जानकारी। प्रश्न, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की गति बचपन में बहुत तेज होती है? उत्तर, विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत। प्रश्न, क्या विकास के पैटर्न का पूर्वानुमान प्रिडिक्टेबल लगाया जा सकता है? उत्तर, हाँ, विकास काफी हद तक पूर्वानुमानित होता है। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? उत्तर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया। प्रश्न, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चे विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, फिर भी उनमें अंतर होता है? उत्तर, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर, बच्चा पहले बुनियादी कौशल सीखता है, फिर सूक्ष्म या जटिल कौशल। प्रश्न, विकास के सिद्धांतों का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन करने और बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए। अध्याय 3, आनुवंशिकता और वातावरण थियरी। एक बालक का विकास इन दो स्तंभों पर टिका होता है। एक, आनुवंशिकता हेरेडिटी नेचर परिभाषा, जो गुण बच्चे को अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात मिलते हैं। इसे प्रकृति नेचर भी कहा जाता है। स्थिर कारक स्टैटिक फैक्टर, आनुवंशिकता को बदला नहीं जा सकता। आंखों का रंग, बुद्धि का आधार और शारीरिक बनावट आनुवंशिकता से तय होती है। इकाई, मानव विकास की आनुवंशिक इकाई जीन्स हैं। 2, वातावरण एनवायरनमेंट नर्चर परिभाषा, बालक के चारों ओर का घेरा, जिसमें परिवार, स्कूल, समाज और संस्कृति शामिल है। इसे पोषण नर्चर कहा जाता है। परिवर्तनशील कारक डायनामिक फैक्टर, वातावरण को बदला जा सकता है। बेहतर शिक्षा और परिवेश से बच्चे के विकास को दिशा दी जा सकती है। 3, दोनों की अंतःक्रिया इंटरैक्शन, वुडवर्थ के अनुसार विकास इक्वल्स आनुवंशिकता टाइम्स वातावरण, बालक का विकास इन दोनों का योगफल जोड़ नहीं बल्कि गुणनफल टाइम्स है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सीटीईटी की भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद नेचर नर्चर डिबेट में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जैविक विशिष्टताएं या आनुवंशिक सूचनाएं। प्रश्न, किसी बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की क्या भूमिका है? उत्तर, दोनों एक दूसरे के पूरक और अंतर्संबंधित हैं। प्रश्न, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, ये कथन किसका है? उत्तर, वुडवर्थ का। प्रश्न, क्या एक शिक्षक वातावरण को बदलकर छात्र के सीखने की गति सुधार सकता है? उत्तर, हाँ, वातावरण एक परिवर्तनशील और गतिशील कारक है। प्रश्न, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? उत्तर, स्थिर स्टैटिक सामाजिक संरचना। प्रश्न, जुड़वा बच्चों के बुद्धि लब्धि आईक्यू में समानता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर, उनकी समान आनुवंशिकता। प्रश्न, आंखों का रंग और बालों का प्रकार विकास के किस कारक से निर्धारित होता है? उत्तर, आनुवंशिकता हेरेडिटी। प्रश्न, एक प्रतिभाशाली बालक यदि गलत संगति वातावरण में पड़ जाए तो क्या उसका विकास प्रभावित होगा? उत्तर, हाँ, क्योंकि पोषण वातावरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? उत्तर, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न, क्या केवल आनुवंशिकता ही यह तय कर सकती है कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा? उत्तर, नहीं, इसके लिए वातावरण और अवसर भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में पोषण नर्चर शब्द का क्या अर्थ है?
उत्तर वातावरण या परिवेश। प्रश्न समाजीकरण सोशलाइजेशन विकास के किस कारक का हिस्सा है? उत्तर वातावरण का। प्रश्न बच्चे के मानसिक विकास के लिए कौन सा कारक अधिक जिम्मेदार माना जाता है? उत्तर आनुवंशिकता आधार प्रदान करती है और वातावरण उसे निखारता है। प्रश्न क्या आनुवंशिकता को शिक्षा के माध्यम से पूरी तरह बदला जा सकता है? उत्तर नहीं, आनुवंशिकता एक जन्मजात और स्थिर कारक है। प्रश्न बच्चा एक खाली स्लेट टैब्यूलर रसा की तरह है जिसे वातावरण कुछ भी बना सकता है। यह विचारधारा किस पर जोर देती है? उत्तर पोषण वातावरण पर। प्रश्न व्यक्तित्व निर्माण में किसका प्रतिशत अधिक होता है? उत्तर ये कहना कठिन है क्योंकि दोनों का महत्व अविभाज्य इंसेपरेबल है। प्रश्न स्कूल और पड़ोस बच्चे के विकास के कौन से कारक हैं? उत्तर वातावरणीय कारक। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? उत्तर आंखों का रंग। प्रश्न आनुवंशिकता का वास्तविक वाहक किसे माना जाता है? उत्तर जीन्स को। प्रश्न एक शिक्षक के लिए इन दोनों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर बालक की क्षमताओं और उसकी सीमाओं को समझने के लिए। इस अध्याय से सीटीईटी में कम से कम 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, विशेषकर प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं पर। अध्याय 4 सामाजिकीकरण की प्रक्रिया थियरी। 1 सामाजिकीकरण क्या है? सामाजिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा समाज के मानदंडों नॉर्म्स मूल्यों वैल्यूज विश्वासों और व्यवहार करने के तरीकों को सीखता है। ये बच्चे को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। 2 सामाजिकीकरण की मुख्य संस्थाएं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सीटीईटी में इसी भाग से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक संस्था प्राइमरी एजेंसी ये सामाजिकीकरण की पहली सीढ़ी है। मुख्य उदाहरण परिवार फैमिली। बच्चा सबसे पहले यहीं से भाषा और बुनियादी व्यवहार सीखता है। द्वितीयक गौण संस्था सेकेंडरी एजेंसी जब बच्चा बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। उदाहरण विद्यालय स्कूल मीडिया धार्मिक संस्थाएं और पड़ोस। नोट पड़ोस नेबरहुड कभी कभी प्राथमिक में भी आता है, लेकिन सीटीईटी में इसे अक्सर विद्यालय के साथ द्वितीयक में रखा जाता है। 3 सक्रिय और निष्क्रिय संस्थाएं एक्टिव और पैसिव एजेंसीज। सक्रिय संस्था एक्टिव जहां बच्चा सीधे बातचीत करता है, जैसे परिवार स्कूल मित्र। निष्क्रिय संस्था पैसिव जहां बच्चा सीधे बातचीत नहीं करता लेकिन प्रभावित होता है, जैसे पुस्तकालय लाइब्रेरी सार्वजनिक समाचार पत्र। सीटीईटी की भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? उत्तर परिवार। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? उत्तर विद्यालय और मीडिया। प्रश्न समाजीकरण की एक निष्क्रिय पैसिव संस्था का नाम बताइए। उत्तर सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न बच्चों के समाजीकरण में मीडिया की क्या भूमिका है? उत्तर मीडिया विभिन्न मूल्यों दृष्टिकोणों और विश्वासों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। प्रश्न समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन करना। प्रश्न विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां उत्तर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न क्या समाजीकरण केवल बचपन में होता है? उत्तर नहीं, समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न बच्चों के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? उत्तर मुख्यतः प्राथमिक और बुनियादी भूमिका। प्रश्न मित्र या साथियों के समूह पीयर ग्रुप्स समाजीकरण में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर क्योंकि वे बच्चों को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना और सामाजिक कौशल सिखाते हैं। प्रश्न समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में। प्रश्न पड़ोस को समाजीकरण की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उत्तर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के बीच की कड़ी, अक्सर इसे द्वितीयक माना जाता है। प्रश्न समाजीकरण का अर्थ समाज में समायोजन है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर समाज के नियमों को स्वेच्छा से स्वीकार करना। प्रश्न क्या खेल कूद समाजीकरण में सहायक है? उत्तर हाँ, खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग नियम पालन और सहनशीलता सीखते हैं। प्रश्न धर्म समाजीकरण को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर यह नैतिक मूल्यों और व्यवहार के सांस्कृतिक तरीकों को सिखाता है। प्रश्न बच्चे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। यह विचार किसका है? उत्तर लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न जनसंचार माध्यम मास मीडिया अब समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है, क्यों? उत्तर क्योंकि यह व्यवहार और संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। प्रश्न लिंग भेद जेंडर बायस समाजीकरण का हिस्सा कैसे बनता है? उत्तर जब परिवार और समाज लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं। प्रश्न समाजीकरण में पुरस्कार और दंड का क्या महत्व है? उत्तर ये बच्चे को सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर समझाने में मदद करता है। प्रश्न क्या समाजीकरण हर समाज में एक जैसा होता है? उत्तर नहीं, यह अलग अलग संस्कृतियों और समाजों में भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न छोटे बच्चों के समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? उत्तर उनका खेल समूह और परिवार। अध्याय 5 पियाजे कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। इस अध्याय में हम 3 महान मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को समझेंगे जिन्होंने बताया कि बच्चा सोचता कैसे है और उसका नैतिक विकास कैसे होता है।
एक जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। पियाजे की 4 अवस्थाएं। संवेदी पेशिया सेंसरी मोटर 0-2 वर्ष, बच्चा अपनी इंद्रियों आंख, कान, हाथ से सीखता है। मुख्य विशेषता वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बच्चा समझने लगता है कि वस्तु सामने न होने पर भी उसका अस्तित्व है। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2-7 वर्ष, बच्चा प्रतीक सिंबल्स समझने लगता है। मुख्य विशेषता अहं केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा सोचता है कि जैसा वह देखता है दुनिया भी वैसी ही है। जीववाद एनिमिज्म, निर्जीव चीजों को सजीव समझना। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7-11 वर्ष, बच्चा तर्क करना शुरू करता है लेकिन केवल उन चीजों पर जो सामने दिख रही हैं। मुख्य विशेषता संरक्षण कंजर्वेशन और पलटावी रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल 11-15 वर्ष, बच्चा अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और निगमनात्मक तर्क करने लगता है। 2 लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया इंटरैक्शन करके सीखता है। 3 मुख्य शब्द जो CTET में हमेशा आते हैं। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वह अंतर जो बच्चा खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है। पाड़ ढांचा स्कैफोल्डिंग, बड़ों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद टेम्पररी हेल्प। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जिसे बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो, शिक्षक, माता पिता या साथी। 3 लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों में सही और गलत की समझ नैतिकता कैसे विकसित होती है। नैतिकता के 3 स्तर। पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल, सजा से बचने के लिए या इनाम पाने के लिए नियम मानना। परंपरागत कन्वेंशनल, समाज की नजर में अच्छा लड़का अच्छी लड़की गुड बॉय नीस गर्ल बनने के लिए नियम मानना। उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल, मानवता और स्वयं के बनाए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसला लेना। CTET की भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? उत्तर संवेदी पेशिया 0-2 वर्ष। प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार पाड़ स्कैफोल्डिंग क्या है? उत्तर बच्चों के सीखने में वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता। प्रश्न कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आता है? उत्तर परंपरागत स्तर लेवल 2। प्रश्न निजी वाक प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी? उत्तर वाइगोत्स्की ने, जब बच्चा खुद से बातें करता है। प्रश्न संरक्षण कंजर्वेशन का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है? उत्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7-11 वर्ष। प्रश्न पियाजे ने बच्चों को क्या संज्ञा दी है? उत्तर नन्हे वैज्ञानिक। प्रश्न ZPD का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रश्न पियाजे के अनुसार अहं केंद्रित वाक्य क्या है? उत्तर जब बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से बात करता है। प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? उत्तर एक सामाजिक गतिविधि। प्रश्न हिंज की दुविधा हाइंस डिलेमा किस सिद्धांत से जुड़ी है? उत्तर कोहलबर्ग का नैतिक विकास। प्रश्न अमूर्त तर्क एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किस अवस्था की विशेषता है? उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष जोड़। प्रश्न पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण असिमिलेशन क्या है? उत्तर नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना। प्रश्न पियाजे के अनुसार समायोजन अकोमोडेशन क्या है? उत्तर नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी या स्कीमा में बदलाव करना। प्रश्न सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स पर किसने जोर दिया? उत्तर वाइगोत्स्की ने। प्रश्न पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले शुरू करता है? उत्तर पूर्व संक्रियात्मक 2-7 वर्ष। प्रश्न कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर नैतिक तर्क मॉरल रीजनिंग पर। प्रश्न स्कीमा की अवधारणा किसने दी? उत्तर जीन पियाजे ने। प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का क्या संबंध है? उत्तर भाषा विचार को निर्देशित करती है, शुरुआत में दोनों अलग होते हैं फिर मिल जाते हैं। प्रश्न पलटावी रिवर्सिबिलिटी का अभाव किस अवस्था में होता है? उत्तर पूर्व संक्रियात्मक 2-7 वर्ष में अभाव होता है, मूर्त में आ जाता है। प्रश्न पियाजे के विकास का आधार क्या है? उत्तर जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैचुरेशन। एक जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका दिमाग विकसित होता है। वो ज्ञान को रटता नहीं बल्कि उसे खुद बनाता है। मुख्य शब्द स्कीमा ज्ञान के पैकेट आत्मसातीकरण नया ज्ञान जोड़ना समायोजन पुराने ज्ञान को सुधारना। अवस्थाएं संवेदी पेशिया 0-2 वर्ष इंद्रियों से सीखना वस्तु स्थायित्व। पूर्व संक्रियात्मक 2-7 वर्ष जीववाद सजीव मानना अहं केंद्रित सोच। मूर्त संक्रियात्मक 7-11 वर्ष तर्क करना शुरू संरक्षण की समझ। औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष जोड़ अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। 2 लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज संस्कृति और बड़ों के साथ बातचीत करके सीखता है। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र जहां बच्चा दूसरों की मदद से पहुंच सकता है। पाड़ ढांचा स्कैफोल्डिंग बड़ों द्वारा दी गई अस्थायी मदद।
भाषा, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है और वह हमारे विचारों को दिशा देती है। 3. लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों में सही और गलत की समझ कैसे बदलती है। स्तर 1, पूर्व परंपरागत, दंड और इनाम, सजा से बचने के लिए नियम मानना। स्तर 2, परंपरागत, समाज और कानून, दूसरों की नज़र में अच्छा बनना, कानून का पालन। स्तर 3, उत्तर परंपरागत, स्वयं का विवेक, मानवता के लिए नियमों को बदलना। अध्याय 6, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, थियरी। 1. बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसका अर्थ है शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जिसमें बालक मुख्य केंद्र होता है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक यहाँ केवल एक मार्गदर्शक, गाइड या सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर होता है। लचीलापन, पाठ्यक्रम और समय सारणी बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार लचीली होनी चाहिए। सक्रिय सहभागिता, बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। 2. प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके मुख्य प्रतिपादक जॉन ड्यूई थे। उनके अनुसार करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों और गतिविधियों से आता है। लोकतांत्रिक मूल्य, कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए जहां बच्चे को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की आजादी हो। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के काबिल बनाए। सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे समूह में रहकर एक दूसरे से बेहतर सीखते हैं। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? उत्तर, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिकी अवसर का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक अंडरस्को प्रक्रिया है। उत्तर, सामाजिक, सोशल। प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर, विद्यार्थियों के बीच तुलना करना या उन्हें लेबलिंग करना। प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उत्तर, वह एक अन्वेषक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना का विचार किसने दिया? उत्तर, जॉन डीवी ने। प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? उत्तर, सतत और रचनात्मक, फॉर्मेटिव, न कि केवल परीक्षा आधारित। प्रश्न, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, उन्हें प्रोत्साहित, एनकरेज करना चाहिए। प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है? उत्तर, रटने के बजाय आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग पर। प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? उत्तर, मनोवैज्ञानिक आधार, बच्चों की रुचियों और प्रवृत्तियों को समझना। प्रश्न, क्या प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन थोपा जाना चाहिए? उत्तर, नहीं, यहां स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन पर बल दिया जाता है। प्रश्न, शिक्षा जीवन के लिए है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कथन किससे संबंधित है? उत्तर, प्रगतिशील शिक्षा से। प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उत्तर, बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ। प्रश्न, गिजुभाई बधेका को भारत में किस शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है? उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा का। प्रश्न, लैब स्कूल्स की अवधारणा किसने दी थी? उत्तर, जॉन डीवी ने। प्रश्न, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उत्तर, लचीली, जिसे गतिविधियों के अनुसार बदला जा सके। प्रश्न, एक प्रगतिशील शिक्षक वह है जो मानता है कि अंडरस्को। उत्तर, कक्षा में प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीख सकता है। प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान कैसे रखा जाता है? उत्तर, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करके। प्रश्न, क्या प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है? उत्तर, नहीं, ये समावेशी है और सभी बच्चों के लिए है। प्रश्न, लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की सत्ता कैसी होती है? उत्तर, शिक्षक सत्तावादी, ऑथोरिटेरियन नहीं होता बल्कि बच्चों के साथ मिलकर निर्णय लेता है। परीक्षा टिप, सीटीईटी में यदि किसी विकल्प में लोकतांत्रिक, सक्रिय, करके सीखना या अनुभव जैसे शब्द हों तो वो बाल केंद्रित शिक्षा का सही उत्तर होता है। सीटीईटी में इस अध्याय से सबसे ज्यादा प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से आते हैं। अध्याय 7, बुद्धि की अवधारणा एवं बहुआयामी बुद्धि, थियरी। 1. बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि समस्याओं को सुलझाने, तर्क करने और नई परिस्थितियों में अनुकूलन, अडैप्ट करने की क्षमता है। यह कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई योग्यताओं का समूह है। 2. बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, बिनेट, बुद्धि एक ही इकाई है, अब इसे सही नहीं माना जाता। द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमन, बुद्धि में दो तत्व होते हैं, जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि, और स फैक्टर, विशिष्ट योग्यता। बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, सबसे महत्वपूर्ण, गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 या अधिक प्रकार की होती है। एक क्षेत्र में कम बुद्धि होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति दूसरे में भी कमजोर होगा। 3. हार्वर्ड गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धि, भाषाई, लिंग्विस्टिक, शब्दों और भाषा पर पकड़, कवि, लेखक। तार्किक, गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्क और गणना, वैज्ञानिक, गणितज्ञ। स्थानिक, स्पेशल, मानसिक चित्र बनाना, मूर्तिकार, चित्रकार, पायलट। शारीरिक, गतिक, बॉडली किनेस्थेटिक, शरीर पर नियंत्रण, डांसर, खिलाड़ी, सर्जन। संगीतक, म्यूजिकल, लय और सुर की समझ, गायक, संगीतकार। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, दूसरों की भावनाओं को समझना, नेता, शिक्षक, परामर्शदाता।
अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल, खुद की भावनाओं और शक्तियों को समझना। प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक, प्रकृति और जीवों की समझ। किसान, जीव वैज्ञानिक। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक सर्जन में कौन सी बुद्धि अधिक होनी चाहिए? उत्तर, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली किनेस्थेटिक। प्रश्न, दूसरों के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहलाती है? उत्तर, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। प्रश्न, बुद्धि लब्धि, आईक्यू, परीक्षणों की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? उत्तर, ये सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं और बुद्धि के सभी आयामों को नहीं मापते। प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों और सीमाओं को जानने की क्षमता। प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर, यह विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की विशिष्ट प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करता है। प्रश्न, एक मानचित्रकार कार्टोग्राफर में कौन सी बुद्धि प्रधान होती है? उत्तर, स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। प्रश्न, क्या बुद्धि को केवल एक अंक आईक्यू द्वारा पूरी तरह परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, बुद्धि बहुआयामी होती है। प्रश्न, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत ट्रियाकिक थियरी में रचनात्मक बुद्धि क्या है? उत्तर, नए अनुभवों का उपयोग करके समस्याओं के नए समाधान खोजना। प्रश्न, बुद्धि के जी फैक्टर का संप्रत्यय किसने दिया था? उत्तर, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। प्रश्न, गार्डनर के अनुसार एक कवि और लेखक में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? उत्तर, भाषाई बुद्धि। प्रश्न, प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? उत्तर, वनस्पतियों और जीवों के वर्गीकरण में निपुणता। प्रश्न, बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है? उत्तर, आईक्यू इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट मानसिक आयु माँ टेक्स्ट वास्तविक आयु CA टाइम्स 100। प्रश्न, क्या बुद्धि आनुवंशिकता से प्रभावित होती है? उत्तर, हाँ, आनुवंशिकता बुद्धि की आधारभूत संरचना तय करती है। प्रश्न, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता वाले बच्चे होते हैं। प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि EQ क्या है? उत्तर, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता। प्रश्न, स्थानिक बुद्धि का उपयोग कौन करता है? उत्तर, आर्किटेक्ट, चित्रकार और नाविक। प्रश्न, एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता था? उत्तर, क्योंकि यह बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई मानता था। प्रश्न, क्या संगीतक बुद्धि का संबंध गणितीय तर्क से हो सकता है? उत्तर, हाँ, पैटर्न की समझ दोनों में सामान्य हो सकती है। प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत किस विचार को नकारता है? उत्तर, यह इस विचार को नकारता है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। प्रश्न, बुद्धि के विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? उत्तर, वो जो चुनौतीपूर्ण और समृद्ध अनुभव प्रदान करे। परीक्षा टिप, अगर प्रश्न में खुद को समझना आए तो अंतर इंट्रा और दूसरों को समझना आए तो अंतर इंटर चुनना। अध्याय 8, भाषा और विचार थियरी। 1, भाषा और विचार पर प्रमुख दृष्टिकोण। जीन पियाजे का मानना था कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। उनके अनुसार जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसकी भाषा भी विकसित होती जाती है। लेव वाइगोत्स्की इनके अनुसार भाषा और विचार शुरुआत में अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्ष की आयु में ये आपस में मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की ने निजी संवाद प्राइवेट स्पीच पर बहुत जोर दिया, जहां बच्चा खुद को निर्देश देने के लिए बोलता है। नोम चॉम्स्की ने भाषा अर्जन यंत्र लर्न लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा दी। उनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। BF स्किनर के अनुसार बच्चा भाषा अनुकरण इमिटेशन और सुदृढ़ीकरण रीएनफोर्समेंट के माध्यम से सीखता है। 2, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैविक कारक, मस्तिष्क की बनावट और परिपक्वता। वातावरणीय कारक, परिवार का परिवेश, बातचीत के अवसर और सामाजिक अंतःक्रिया। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, भाषा विचार निर्धारित करती है, यह विचार किसने दिया था? उत्तर, बेंजामिन हॉफ। इसे भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? उत्तर, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर, अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित रेगुलेट करने के लिए। प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार मनुष्यों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? उत्तर, जन्मजात अनेट। प्रश्न, भाषा अर्जन युक्ति लड़ का संप्रत्यय किसने दिया? उत्तर, नोआम चॉम्स्की ने। प्रश्न, विचार भाषा से पहले आता है, यह कथन किसका है? उत्तर, जीन पियाजे। प्रश्न, बच्चों में भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्रिटिकल पीरियड कौन सा है? उत्तर, प्रारंभिक बचपन अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। प्रश्न, स्किनर के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है? उत्तर, अनुकरण और सुदृढ़ीकरण इमिटेशन एंड रीएनफोर्समेंट द्वारा। प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार कब एक हो जाते हैं? उत्तर, लगभग 3 वर्ष की आयु में। प्रश्न, अहम केंद्रित वाक्य ईगोसेंट्रिक स्पीच की शब्दावली का प्रयोग किसने किया? उत्तर, जीन पियाजे।
प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन को भाषा विकास का मुख्य आधार किसने माना? उत्तर, लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न, सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर, नोआम चॉम्स्की। प्रश्न, यदि एक बच्चा 2 भाषाएं जानता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा? उत्तर, बहुभाषी बच्चों का संज्ञानात्मक लचीलापन और शैक्षणिक उपलब्धि बेहतर होती है। प्रश्न, क्या भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है? उत्तर, नहीं, भाषा विचारों को बनाने और उन्हें आकार देने में भी मदद करती है। प्रश्न, भाषा सीखने में पाढ़ स्कैफोल्डिंग का क्या महत्व है? उत्तर, ये बच्चे को नए शब्द और जटिल वाक्य सीखने में मदद प्रदान करता है। प्रश्न, सांस्कृतिक परिवेश भाषा को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, संस्कृति शब्दावली और भाषा के उपयोग के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट को निर्धारित करती है। प्रश्न, ध्वनिग्राम फोनीम क्या है? उत्तर, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई। प्रश्न, रूपग्राम मॉर्फीम का क्या अर्थ है? उत्तर, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। प्रश्न, एक शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? उत्तर, बच्चों को बातचीत और अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देने चाहिए। प्रश्न, भाषा विकास में पठन और लेखन से पहले क्या आना चाहिए? उत्तर, सुनना और बोलना LSRW क्रम के अनुसार। परीक्षा टिप, अगर प्रश्न में जन्मजात क्षमता या व्याकरण की बात हो तो चॉम्स्की चुनें और अगर समाज या सहयोग की बात हो तो वाइगोत्स्की चुनें। अध्याय 9, समाज निर्माण के रूप में लिंग थियरी। 1. लिंग बनाम जेंडर सेक्स vs जेंडर। CTET में इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को अक्सर पूछा जाता है। लिंग सेक्स यह एक जैविक बायोलॉजिकल संप्रत्यय है, ये जन्मजात होता है, स्त्री या पुरुष होना। जेंडर यह एक सामाजिक सोशल संप्रत्यय है, समाज तय करता है कि लड़कों को कैसे रहना चाहिए और लड़कियों को कैसे, ये समाज द्वारा निर्मित होता है। 2. जेंडर रूढ़िवादिता जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जब हम किसी विशेष लिंग के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। उदाहरण, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं। 3. जेंडर पक्षपात जेंडर बायस। जब एक लिंग को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व या वरीयता दी जाती है। उदाहरण, कक्षा में केवल लड़कों को विज्ञान के प्रयोग करने देना या लड़कियों को केवल सजावट के काम देना। 4. जेंडर स्थिरता जेंडर कॉन्स्टेंसी। जब बच्चे को यह समझ आ जाता है कि कपड़े बदलने या बाल काटने से उसका जेंडर नहीं बदलेगा। CTET की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, जेंडर क्या है? उत्तर, एक सामाजिक संरचना सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। प्रश्न, लिंग सेक्स क्या है? उत्तर, एक जैविक निर्धारक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। प्रश्न, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर एक लड़का कहता है, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? उत्तर, जेंडर रूढ़िवादिता जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। प्रश्न, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, गैर पारंपरिक भूमिकाओं में महिला और पुरुष के उदाहरण देना, जैसे महिला पायलट या पुरुष खाना बनाने वाला। प्रश्न, पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को केवल घरेलू काम करते दिखाना क्या दर्शाता है? उत्तर, जेंडर पूर्वाग्रह जेंडर बायस। प्रश्न, जेंडर पक्षपात को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, शिक्षकों द्वारा स्वयं के जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। प्रश्न, क्या जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक होती हैं? उत्तर, नहीं, ये समाज द्वारा सीखी जाती हैं। प्रश्न, एक शिक्षिका यह मानती है कि लड़के गणित में लड़कियों से बेहतर होते हैं, ये शिक्षिका है। उत्तर, जेंडर पक्षपाती जेंडर बायस्ड। प्रश्न, बच्चों में जेंडर स्थिरता जेंडर कॉन्स्टेंसी किस आयु के आसपास विकसित होती है? उत्तर, लगभग 5 से 7 वर्ष की आयु में। प्रश्न, समाज में लड़कों को नीला और लड़कियों को गुलाबी रंग देना किसका उदाहरण है? उत्तर, जेंडर रूढ़िवादिता का। प्रश्न, विद्यालय में लड़कियों को अक्सर संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना क्या है? उत्तर, ये जेंडर आधारित रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देता है। प्रश्न, एक खेल प्रतियोगिता के दौरान एक कोच लड़कियों से कहता है, सावधानी से खेलो, तुम लड़कों की तरह आक्रामक नहीं हो सकती, यह क्या दर्शाता है? उत्तर, जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न, क्या जेंडर तटस्थ भाषा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर, हाँ, जैसे चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन कहना पक्षपात कम करता है। प्रश्न, जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखी जाती हैं? उत्तर, परिवार मीडिया स्कूल और संस्कृति के माध्यम से। प्रश्न, लड़कियां कोमल होती हैं और लड़के सख्त, ये धारणा बच्चों में कब विकसित होती है? उत्तर, बचपन के शुरुआती वर्षों में सामाजिक संपर्क के माध्यम से। प्रश्न, सह शिक्षा को एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना और स्वस्थ सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देना। प्रश्न, जेंडर एक अर्जित व्यवहार है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसे समाज में रहकर सीखा जाता है, ये जन्मजात नहीं होता। प्रश्न, यदि कोई पिता घर के काम में मां की मदद करता है तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता कम होगी। प्रश्न, शिक्षण में जेंडर संवेदीकरण जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्या अर्थ है? उत्तर, जेंडर आधारित भेदभाव के प्रति संवेदनशील होना और उसे दूर करने का प्रयास करना। प्रश्न, विज्ञापन में महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधनों के साथ और पुरुषों को कारों के साथ दिखाना क्या है? उत्तर, मीडिया द्वारा जेंडर रूढ़िवादिता का प्रदर्शन। परीक्षा टिप,
सीटीईटी में अगर कोई ऐसा काम दिखाया जाए जो समाज की पुरानी सोच के उल्टा हो, जैसे पुरुष का बच्चों को संभालना, तो वो चुनौती देना या रूढ़िवादिता को तोड़ना कहलाता है और यही सही उत्तर होता है। अध्याय 10 व्यक्तिगत विभिन्नता थियरी। एक व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते। रंग, रूप, बुद्धि, रुचि, स्वभाव और सीखने की गति में जो अंतर पाया जाता है उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दो विभिन्नता के प्रमुख आधार बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। बुद्धि, कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य। अभिरुचि एप्टीट्यूड, किसी को गणित पसंद है तो किसी को चित्रकला। भाषा और संस्कृति, बच्चों की मातृभाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। लिंग जेंडर, लड़कों और लड़कियों के अनुभव और सामाजिकीकरण में अंतर। सीखने की शैली, कुछ बच्चे देखकर विजुअल जल्दी सीखते हैं, कुछ सुनकर ऑडिटरी और कुछ करके किनेस्थेटिक। तीन शिक्षक की भूमिका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, शिक्षक को पूरी कक्षा के लिए एक ही डंडा एक जैसी शिक्षण विधि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे विभेदित अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाना चाहिए, यानी बच्चों की जरूरत के हिसाब से अपनी पद्धति बदलनी चाहिए। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? उत्तर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया। प्रश्न, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? उत्तर, एक संसाधन एसेट और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। प्रश्न, विभेदित अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? उत्तर, शिक्षार्थियों की क्षमताओं और जरूरतों के आधार पर अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग। प्रश्न, क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके अनुसार शिक्षण योजना बनानी चाहिए। प्रश्न, बच्चों की सीखने की शैली लर्निंग स्टाइल्स में अंतर को एक शिक्षक कैसे संबोधित करे? उत्तर, विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री और गतिविधियों का उपयोग करके। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, सभी बच्चों के लिए समान कठोर मानक रखने के बजाय लचीलापन अपनाना चाहिए। प्रश्न, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। प्रश्न, शिक्षार्थियों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को क्या माना जाना चाहिए? उत्तर, सीखने का एक समृद्ध अवसर। प्रश्न, क्या एक ही कक्षा के बच्चों की सीखने की दर एक समान हो सकती है? उत्तर, नहीं, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करती है। प्रश्न, बुद्धि के आधार पर बच्चों को मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली लेबल करना कैसा है? उत्तर, यह शिक्षण के दृष्टिकोण से गलत है क्योंकि यह बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण को समझना चाहिए। प्रश्न, समानता इक्वालिटी और समता इक्विटी में से शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, समता इक्विटी यानी जिसकी जितनी जरूरत है उसे वैसी सहायता देना। प्रश्न, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता केवल बुद्धि के कारण होती है? उत्तर, नहीं, यह अभिरुचि, व्यक्तित्व और परिवेश के कारण भी होती है। प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान कैसे होता है? उत्तर, जब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट चुनने की आजादी दी जाती है। प्रश्न, विविधता का उत्सव मनाना किस प्रकार की शिक्षा का नारा है? उत्तर, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होने वाली शिक्षण चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर, छात्र केंद्रित विधियों के उपयोग से। प्रश्न, क्या आनुवंशिकता व्यक्तिगत विभिन्नता की सीमाएं तय करती है? उत्तर, हाँ, आनुवंशिकता आधार प्रदान करती है और वातावरण उसे निखारता है। प्रश्न, एक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनाते समय सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर, कक्षा के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रश्न, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा देना व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में कैसा है? उत्तर, यह हानिकारक है क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। प्रश्न, पोर्टफोलियो व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में कैसे मदद करता है? उत्तर, यह समय के साथ बच्चे के क्रमिक विकास का चित्र प्रस्तुत करता है। परीक्षा टिप, सीटीईटी में यदि विकल्प में लचीलापन, विविध विधियां या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना जैसे शब्द हों तो वे हमेशा सही उत्तर होते हैं। अध्याय 11 अधिगम का मूल्यांकन थियरी। एक आकलन के मुख्य प्रकार टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सीटीईटी में इन तीन शब्दों के बीच के अंतर को समझना सबसे जरूरी है। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग ये पढ़ाई के दौरान होता है। इसका उद्देश्य सुधार करना है, जैसे कक्षा में प्रश्न पूछना यूनिट टेस्ट। इसे रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये पढ़ाई के अंत में होता है। इसका उद्देश्य ग्रेड या अंक देना है, जैसे वार्षिक परीक्षा। इसे योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग जब बच्चा स्वयं अपना आकलन करता है या अपने साथियों के साथ मिलकर एक दूसरे की कमियां ढूंढता है। 2 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत कंटिन्यूअस मूल्यांकन साल भर लगातार होना चाहिए, न कि सिर्फ एक बार। व्यापक कॉम्प्रहेंसिव इसमें केवल पढ़ाई स्कॉलास्टिक ही नहीं बल्कि खेल, कला, व्यवहार और नैतिकता को स्कॉलास्टिक का भी मूल्यांकन होना चाहिए। 3 मानक संदर्भित बनाम मानदंड संदर्भित नॉर्म वीएस क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। मानक नॉर्म
जहां तुलना दूसरे बच्चों से हो, जैसे रैंक। मानदंड क्राइटेरियन, जहां तुलना एक निश्चित लक्ष्य से हो, जैसे 100 में से 33 नंबर लाना पास होने के लिए। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य प्रयोजन क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों को फीडबैक देना ताकि उनके सीखने में सुधार हो सके। प्रश्न, एक शिक्षक खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो यह क्या है? उत्तर, अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि वह अभी सुधार कर सकता है। प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक का क्या अर्थ है? उत्तर, संज्ञानात्मक बुद्धि और सह संज्ञानात्मक कौशल व्यवहार दोनों क्षेत्रों का आकलन। प्रश्न, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर, सीखने में होने वाली कमियों और स्पष्टता को समझना। प्रश्न, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग किसे बढ़ावा देता है? उत्तर, आत्मा आकलन सेल्फ असेसमेंट और मेटा कॉग्निशन को। प्रश्न, योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट का उदाहरण कौन सा है? उत्तर, सत्र के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षा। प्रश्न, बच्चों को फेल या पास के रूप में लेबल करना मूल्यांकन का सही उद्देश्य है? उत्तर, नहीं, यह एक नकारात्मक प्रथा है। प्रश्न, पोर्टफोलियो आकलन का एक प्रभावी उपकरण क्यों है? उत्तर, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम के संग्रह और प्रगति को दर्शाता है। प्रश्न, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? उत्तर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पूरी अवधि में। प्रश्न, मूल्यांकन को क्या माना जाना चाहिए? उत्तर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा अंश। प्रश्न, क्या मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में डर पैदा करना होना चाहिए? उत्तर, बिल्कुल नहीं, इसका उद्देश्य सीखने को सुगम बनाना है। प्रश्न, सहकर्मी आकलन पीयर असेसमेंट का क्या लाभ है? उत्तर, बच्चे एक दूसरे से और समालोचनात्मक रूप से सोचना सीखते हैं। प्रश्न, स्कूल आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मुख्य फायदा क्या है? उत्तर, शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षकों से बेहतर जानते हैं। प्रश्न, मानक संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किस पर आधारित होते हैं? उत्तर, विद्यार्थियों के बीच आपस में तुलना या रैंकिंग पर। प्रश्न, सीखने के अंतराल गैप्स इन लर्निंग को कैसे पहचाना जाता है? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से। प्रश्न, कमियों को जानने के बाद जो शिक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग। प्रश्न, क्या मूल्यांकन केवल कागज पेंसिल टेस्ट तक सीमित होना चाहिए? उत्तर, नहीं, इसमें मौखिक व्यवहारिक और अवलोकन सभी शामिल होने चाहिए। प्रश्न, सीसीई के अनुसार एक शिक्षक को रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए? उत्तर, बच्चों की विशिष्ट प्रगति और उनकी शक्तियों का ब्यौरा देते हुए। प्रश्न, ग्रेड देना अंक देने से बेहतर क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि यह बच्चों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और तनाव को कम करता है। प्रश्न, एक अच्छी मूल्यांकन रणनीति वह है जो उत्तर विविध प्रकार के उपकरणों जैसे ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट क्विज का उपयोग करती है। परीक्षा टिप, अगर प्रश्न में सुधार या दौरान की बात हो तो असेसमेंट फॉर लर्निंग चुनें। अध्याय 12 तैयारी के स्तर का आकलन थियरी। 1 तैयारी का स्तर रेडीनेस फॉर लर्निंग। इसका अर्थ है कि क्या बच्चा कोई नया ज्ञान या कौशल सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था जिसके अनुसार यदि बच्चा तैयार नहीं है तो उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। 2 निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब किसी बच्चे को किसी खास विषय में कठिनाई होती है तो शिक्षक ये जानने के लिए कि कठिनाई कहाँ है जो टेस्ट लेता है उसे निदान कहते हैं। इसका उद्देश्य अंक देना नहीं बल्कि कमियों की पहचान करना है। 3 उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग। निदान कमियों की पहचान करने के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचार कहते हैं। यह एक डॉक्टर की तरह है, पहले बीमारी का पता लगाना निदान और फिर दवाई देना उपचार। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? उत्तर, छात्रों की अधिगम सीखने की कमियों और उनके कारणों को जानने के लिए। प्रश्न, यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार असफल हो रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण द्वारा उसकी विफलता का कारण पता लगाना चाहिए। प्रश्न, तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था? उत्तर, E.L. थॉर्नडाइक ने। प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए आवश्यक है? उत्तर, उन बच्चों के लिए जो कक्षा के औसत स्तर से पिछड़ रहे हैं या जिन्हें विशेष कठिनाई है। प्रश्न, क्या उपचारात्मक शिक्षण केवल कमजोर बच्चों के लिए होता है? उत्तर, नहीं, यह उन सभी के लिए है जिनके सीखने में कोई गैप रह गया हो। प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण के बाद अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग। प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा में नया अध्याय शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करता है, यह क्या है? उत्तर, सीखने की तत्परता का आकलन। प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उत्तर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान सटीक निदान पर। प्रश्न, क्या उपचारात्मक शिक्षण के दौरान नई सामग्री पढ़ानी चाहिए? उत्तर, नहीं, पहले पुरानी गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।
प्रश्न, त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस शिक्षण में कैसे मदद करता है? उत्तर, ये बताता है कि बच्चा किस प्रकार की सोच रख रहा है और उसे कहाँ मदद चाहिए। प्रश्न, सीखने की तत्परता रेडीनेस में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, छात्र की आंतरिक अभिप्रेरणा और परिपक्वता मैच्योरेशन। प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? उत्तर, प्रोत्साहनपूर्ण और बिना किसी डर वाला वातावरण। प्रश्न, क्या मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण अलग अलग प्रक्रियाएं हैं? उत्तर, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न, कक्षा में पिछड़े बच्चों की पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, अवलोकन और सतत मूल्यांकन। प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत ध्यान इंडिविजुअल अटेंशन क्यों जरूरी है? उत्तर, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की समस्या अलग अलग हो सकती है। प्रश्न, एक शिक्षक को निदान करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, ये कि समस्या केवल शैक्षणिक है या पारिवारिक सामाजिक भी। प्रश्न, निदानात्मक परीक्षणों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? उत्तर, वे जो बच्चे की प्रक्रिया प्रोसेस को समझ सके, न कि केवल उत्तर को। प्रश्न, बच्चा असफल होता है तो व्यवस्था असफल होती है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि शिक्षण विधियां बच्चे की जरूरतों के अनुसार नहीं थी। प्रश्न, क्या गृह कार्य उपचारात्मक शिक्षण का हिस्सा हो सकता है? उत्तर, हाँ, यदि वह छात्र की विशिष्ट कठिनाई को ध्यान में रखकर दिया जाए। परीक्षा टिप, सीटीईटी में कमियां ढूंढना इक्वल्स निदान डायग्नोसिस और कमियां दूर करना इक्वल्स उपचार रेमेडी। अध्याय 13, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान थियरी। 1, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ही छत के नीचे एक ही सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट दिव्यांग या वंचित बच्चों को भी शिक्षा देना। यहाँ बच्चा व्यवस्था के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि व्यवस्था बच्चे के अनुसार बदलती है। 2, वंचित और लाभकारी समूह डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इसमें वे बच्चे आते हैं जो सांस्कृतिक सामाजिक या आर्थिक रूप से मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं। SC ST और अल्पसंख्यक समूह सामाजिक और आर्थिक कारणों से पिछड़े बच्चे। पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, वे बच्चे जिनके परिवार में उनसे पहले कोई स्कूल नहीं गया। इन्हें विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। झुग्गी झोपड़ी या ग्रामीण परिवेश के बच्चे, जिन्हें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, समता और समान अवसर इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर। प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। प्रश्न, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उन्हें कक्षा में सहज महसूस कराना चाहिए और उनके घरेलू भाषा अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। उत्तर, व्यवस्था सिस्टम को बालक चाइल्ड के अनुरूप। प्रश्न, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उनके बारे में अधिक जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा की चर्चाओं में शामिल करें। प्रश्न, क्या समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए है? उत्तर, नहीं, ये सभी प्रकार के विविध बच्चों प्रतिभाशाली वंचित सामान्य के लिए है। प्रश्न, विविधता डाइवर्सिटी को कक्षा में क्या माना जाना चाहिए? उत्तर, एक शक्ति या संसाधन एसेट, न कि कोई बाधा। प्रश्न, एक शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी क्यों होना चाहिए? उत्तर, ताकि वह विभिन्न समुदायों से आए बच्चों की आवश्यकताओं को समझ सके। प्रश्न, क्या समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम कठोर होना चाहिए? उत्तर, नहीं, पाठ्यक्रम अत्यंत लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रश्न, पृथक्करण सेग्रीगेशन शिक्षा की कौन सी विचारधारा के खिलाफ है? उत्तर, समावेशी शिक्षा के खिलाफ बच्चों को अलग अलग बैठाना गलत है। प्रश्न, वो बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है क्या कहलाता है? उत्तर, शैक्षिकी रूप से पिछड़ा बालक। प्रश्न, समावेशी शिक्षा में बाधा रहित वातावरण का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा परिवेश जहां दिव्यांग बच्चों को चलने फिरने या सीखने में कोई शारीरिक या मानसिक रुकावट न हो। प्रश्न, बच्चों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर अलग समूहों में बांटना क्या है? उत्तर, ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रश्न, समानता और समता में से समावेशी शिक्षा किसे प्राथमिकता देती है? उत्तर, समता इक्विटी को। प्रश्न, वंचित समूहों के बच्चों में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करे? उत्तर, उनकी उपलब्धियों को कक्षा में सराहें और उन्हें जिम्मेदारी वाले कार्य दें। प्रश्न, कक्षा में बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे देखा जाना चाहिए? उत्तर, एक संसाधन के रूप में। प्रश्न, एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, एकीकृत में बच्चा व्यवस्था में फिट होता है, समावेशी में व्यवस्था बच्चे के लिए बदलती है। प्रश्न, क्या समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है? उत्तर, हाँ, सामान्य शिक्षक की सहायता के लिए विशेष शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 क्या प्रावधान करता है? उत्तर, निजी स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण। प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? उत्तर, विविध जैसे मौखिक चित्रमय गतिविधियां, न कि केवल लिखित। परीक्षा टिप,
समावेशी शिक्षा का कोई भी प्रश्न हल करते समय याद रखें, बच्चा कभी गलत नहीं होता, सिस्टम गलत हो सकता है। हमेशा उस विकल्प को चुनें जो बच्चे को सम्मान और अवसर देता है। अध्याय 14 अधिगम अक्षमता थियरी। अधिगम अक्षमता का अर्थ है सीखने, पढ़ने, लिखने या गणित करने में आने वाली विशेष कठिनाई। ये बच्चे की मंदबुद्धि होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि उसके मस्तिष्क द्वारा जानकारी को संसाधित प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है। प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, मेन डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित विकार है। बच्चा अक्षरों को पहचानने में कठिनाई महसूस करता है और सो को वस या बी को डी पढ़ सकता है। डिस्ग्राफिया, ये लिखने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चे की लिखावट खराब होती है और वो शब्दों के बीच सही दूरी नहीं रख पाता। डिस्कैल्कुलिया, ये गणितीय गणना से संबंधित विकार है। बच्चे को जोड़, घटाव या अंकों को समझने में समस्या होती है। डिस्प्रैक्सिया, ये शारीरिक समन्वय कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। बच्चे को बटन बंद करने या गेंद पकड़ने जैसे छोटे कार्यों में दिक्कत आती है। अफेजिया, यह भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन विकार है। बच्चा अपनी बात कहने या दूसरों की बात समझने में कठिनाई महसूस करता है। ADHD, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, इसमें बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता और उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। CTET की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, एक बच्चा जो ब, बी और ड, डी के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है, वह किस विकार से ग्रस्त है? उत्तर, डिस्लेक्सिया। प्रश्न, डिस्कैल्कुलिया का संबंध मुख्य रूप से किससे है? उत्तर, गणितीय अक्षमता से। प्रश्न, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? उत्तर, लिखने में। प्रश्न, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? उत्तर, यह एक चर वेरिएबल अवस्था है, यानी इसे सही शिक्षण से सुधारा जा सकता है। प्रश्न, क्या अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ हमेशा कम होती है? उत्तर, नहीं, वे औसत या उच्च बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। प्रश्न, एक शिक्षिका देखती है कि उसका छात्र बहुत बेचैन है और उसे एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो रही है। ये लक्षण है। उत्तर, ADHD का। प्रश्न, डिस्प्रैक्सिया बच्चे के किस विकास को प्रभावित करता है? उत्तर, गामक कौशल, मोटर स्किल्स और शारीरिक समन्वय को। प्रश्न, गति समन्वय वैकल्य डिस्प्रैक्सिया में बच्चा क्या नहीं कर पाता? उत्तर, छोटी वस्तुओं को पकड़ना या सुई में धागा डालना। प्रश्न, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया के बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? उत्तर, उनके पढ़ने और लिखने के कौशल का विश्लेषण करके। प्रश्न, भाषा अवबोधन लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से संबद्ध विकार कौन सा है? उत्तर, अफेजिया। प्रश्न, क्या अधिगम अक्षमताएं जन्मजात हो सकती हैं? उत्तर, हाँ, यह अक्सर तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल कारणों से होती हैं। प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए शिक्षा का प्रावधान कैसा होना चाहिए? उत्तर, समावेशी शिक्षा के माध्यम से जहां उन्हें विशेष सहायता मिले। प्रश्न, अक्षरों का उल्टा प्रतिबिंब मिरर इमेज बनाना किस विकार का संकेत है? उत्तर, डिस्लेक्सिया। प्रश्न, हस्तलेखन हैंडराइटिंग की समस्या किससे जुड़ी है? उत्तर, डिस्ग्राफिया। प्रश्न, RPWD अधिनियम RPWD एक्ट 2016 में कितनी श्रेणियों की विकलांगता शामिल है? उत्तर, 21 श्रेणियां। प्रश्न, स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, सामाजिक संवाद और संप्रेषण में भारी कठिनाई। प्रश्न, क्या अधिगम अक्षमता को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? उत्तर, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उचित रणनीतियों से बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है। प्रश्न, डिस्थाइमिया क्या है? उत्तर, गंभीर तनाव या अवसाद की स्थिति। प्रश्न, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? उत्तर, ब्रेल लिपि ब्रेल। प्रश्न, एक शिक्षक को अधिगम अक्षम बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? उत्तर, सहानुभूतिपूर्ण और उनकी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला। परीक्षा टिप, डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द आता है, ग्राफ मतलब लिखना, और डिस्कैल्कुलिया में कैलक्यूल आता है, कैलकुलेशन मतलब गणित। इस ट्रिक से आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय 15 विशिष्ट बालकों की पहचान थियरी। एक प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये वे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि IQ सामान्यतः 140 से अधिक होती है। विशेषता, ये बहुत जल्दी सीखते हैं, इनका शब्दकोश विशाल होता है और ये जटिल समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। शिक्षण रणनीति, इनके लिए संवर्धन कार्यक्रम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स और त्वरण एक्सेलरेशन यानी अगली कक्षा में जल्दी भेजना का उपयोग किया जाता है। 2 सृजनात्मक बालक क्रिएटिव चिल्ड्रन, सृजनात्मकता का अर्थ है कुछ नया और मौलिक ओरिजिनल सोचना। विशेषता, ये बच्चे अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, यानी एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान ढूंढते हैं। शिक्षण रणनीति, इन्हें खुले अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने और स्वतंत्र रूप से सोचने के अवसर देने चाहिए। 3 विशेष रूप से सक्षम दिव्यांग बालक स्पेशली एबल्ड, इसमें शारीरिक रूप से अक्षम जैसे दृष्टिबाधित श्रवण बाधित बच्चे आते हैं। शिक्षण रणनीति, इनके लिए सहायक उपकरणों जैसे ब्रेल लिपि, सुनने की मशीन और बाधा रहित वातावरण रैम्प्स आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। CTET की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्तर, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से।
प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? उत्तर, वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण और उनके कार्यों का अवलोकन। प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उन्हें ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जो उनके स्तर के अनुकूल हों। प्रश्न, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? उत्तर, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये केवल एक ही सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न, गिफ्टेड होने का लक्षण क्या है? उत्तर, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए त्वरण, एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है? उत्तर, उन्हें वर्तमान कक्षा को छोड़कर अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नत करना। प्रश्न, एक सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो उत्तर, पार्श्व चिंतन, लैटरल थिंकिंग और समस्या समाधान में अच्छा है। प्रश्न, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ काम करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, स्पष्ट रूप से बोलना और स्पर्श करने वाली शिक्षण सामग्री जैसे उभरे हुए चित्र का उपयोग करना। प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की क्या समस्या हो सकती है? उत्तर, यदि कक्षा की गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं हैं, तो वे कम प्रेरित, अंडर मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। प्रश्न, अपसारी चिंतन क्या है? उत्तर, किसी समस्या के लिए विभिन्न समाधानों के बारे में सोचना। प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? उत्तर, दूसरों के साथ झगड़ना। प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान के लिए टॉरेंस ने किसका निर्माण किया? उत्तर, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षक को कैसा होना चाहिए? उत्तर, उसे बच्चों के साथ सक्रिय रहना चाहिए और उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। प्रश्न, क्या सृजनात्मक बच्चा हमेशा प्रतिभाशाली, उच्च आईक्यू वाला होता है? उत्तर, जरूरी नहीं, औसत आईक्यू वाला बच्चा भी बहुत सृजनात्मक हो सकता है। प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किस प्रकार के कार्यों में शामिल करना चाहिए? उत्तर, ऐसे कार्य जिनमें उच्च स्तरीय मानसिक कौशल की आवश्यकता हो। प्रश्न, श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कौन सी भाषा उपयोगी है? उत्तर, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। प्रश्न, ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए समृद्ध पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? उत्तर, पाठ्यक्रम में गहराई और अतिरिक्त शैक्षिकी अनुभव प्रदान करना। प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर, आयोजन या तैयारी, प्रिपरेशन। प्रश्न, समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों का स्थान कहाँ है? उत्तर, वे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अतिरिक्त चुनौतियां दी जाती हैं। परीक्षा टिप, CTET में याद रखें, प्रतिभाशाली इक्वल्स बुद्धि और सृजनात्मक इक्वल्स मौलिकता, नयापन। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं। इससे कुल 10 प्रश्न आते हैं। अध्याय 16, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, थियरी। 1, सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखना केवल रटना नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करना है। बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे सक्रिय, एक्टिव होते हैं। नया ज्ञान उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा होता है। सीखना उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। 2, सीखने के तरीके अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखकर सीखना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं गतिविधि करके अनुभव प्राप्त करना। त्रुटि और प्रयास, ट्रायल एंड एरर, गलतियां करना और उनसे सुधारना। 3, विफलता के कारण बच्चे अक्सर तब असफल होते हैं जब पाठ्यक्रम बहुत कठिन या बोझिल होता है। पढ़ाने का तरीका बहुत पुराना, व्याख्यान विधि होता है। कक्षा का वातावरण डरावना या तनावपूर्ण होता है। CTET की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह विचार किसका है? उत्तर, जीन पियाजे। प्रश्न, बच्चे तब सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कोई संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट से की ओर बढ़ता है। उत्तर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों, एरर्स की क्या भूमिका है? उत्तर, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा हैं और बच्चे की सोच की खिड़की होती हैं। प्रश्न, बच्चा एक खाली स्लेट, टैब्यूला रसा है, यह विचार आधुनिक शिक्षा में क्या माना जाता है? उत्तर, अब इसे गलत माना जाता है। बच्चा अपने साथ समृद्ध अनुभव लेकर स्कूल आता है। प्रश्न, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? उत्तर, दी गई जानकारी का विश्लेषण करना और उसे अपने अनुभवों से जोड़ना। प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उत्तर, उन्हें डांटने के बजाय उन गलतियों के पीछे के तर्क को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न, अधिगम, लर्निंग की प्रकृति कैसी है? उत्तर, अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न, रटना, रोट मेमोराइजेशन, अधिगम के लिए हानिकारक क्यों है? उत्तर, क्योंकि यह समझ विकसित नहीं करता और बच्चा जल्द ही जानकारी भूल जाता है। प्रश्न, बच्चे किस उम्र में सबसे तेजी से सीखते हैं? उत्तर, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में। प्रश्न, क्या डर और दबाव में बच्चा बेहतर सीख सकता है? उत्तर, नहीं, भय और चिंता सीखने की क्षमता को कम कर देते हैं। प्रश्न, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग क्यों प्रभावी है? उत्तर, क्योंकि इसमें बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। प्रश्न, शिक्षण की कौन सी विधि बच्चों को सोचने पर मजबूर करती है? उत्तर, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रश्न, क्या बच्चे की असफलता के लिए हमेशा बच्चा ही जिम्मेदार होता है? उत्तर, नहीं, अक्सर यह स्कूल की व्यवस्था या शिक्षण पद्धति की असफलता होती है। प्रश्न, ज्ञान का निर्माण करने का क्या अर्थ है? उत्तर, नई जानकारी को पुराने अनुभवों के साथ जोड़कर अपनी समझ बनाना।
प्रश्न, कक्षा में बच्चों की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? उत्तर, जिज्ञासा को प्रोत्साहित एनकरेज करना चाहिए। प्रश्न, बच्चे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट सोच कब विकसित करते हैं? उत्तर, किशोरावस्था की शुरुआत के आसपास। प्रश्न, क्या सीखना केवल स्कूल के अंदर होता है? उत्तर, नहीं, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो स्कूल के बाहर भी चलती है। प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या लाभ है? उत्तर, बच्चे एक दूसरे से सामाजिक कौशल और विभिन्न दृष्टिकोण सीखते हैं। प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? उत्तर, परिपक्वता और आयु मैचुरेशन एंड एज। प्रश्न, एक सफल शिक्षक वह है जो बच्चों को अंडरस्को के लिए प्रेरित करे। उत्तर, स्वयं सीखने सेल्फ लर्निंग के लिए। परीक्षा टिप, सीटीईटी के शिक्षा शास्त्र पेडागोजी खंड में सक्रिय एक्टिव खोज डिस्कवरी अवसर अपॉर्चुनिटी और सार्थक मीनिंगफुल शब्द हमेशा सकारात्मक उत्तर की ओर इशारा करते हैं। अध्याय 17 शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाएं थियरी। 1. शिक्षण के 3 स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग स्मृति स्तर मेमोरी लेवल केवल जानकारी को रटना प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल अर्थ को समझना और उदाहरण देना। चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल समस्या का समाधान करना और आलोचनात्मक सोच विकसित करना उच्च स्तर। 2. शिक्षण की विधियां आगमन विधि इंडक्टिव मेथड पहले उदाहरण देना फिर नियम बनाना ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना। विश्लेषण विधि एनालिसिस किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझना। संश्लेषण विधि सिंथेसिस अलग अलग जानकारी को जोड़कर एक निष्कर्ष निकालना। 3. शिक्षण सूत्र मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ाते समय शिक्षक को इन सूत्रों का पालन करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर नोन टू अननोन मूर्त से अमूर्त की ओर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सरल से कठिन की ओर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? उत्तर, सक्रिय अधिगम विधि एक्टिव लर्निंग जहां छात्र स्वयं शामिल हों। प्रश्न, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का सूत्र क्या है? उत्तर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उदाहरण से नियम की ओर। प्रश्न, मूर्त से अमूर्त का क्या अर्थ है? उत्तर, पहले उन चीजों के बारे में पढ़ाना जिन्हें बच्चा देख छू सकता है फिर काल्पनिक धारणाओं की ओर बढ़ना। प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक क्या है? उत्तर, एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रश्न, छात्र शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? उत्तर, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात इस सूत्र का पालन क्यों करना चाहिए? उत्तर, ताकि बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ सके। प्रश्न, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड मुख्य रूप से किस विषय के लिए उपयुक्त मानी जाती है? उत्तर, उच्च कक्षाओं में गणित और व्याकरण के सूत्रों के लिए। प्रश्न, एक अच्छी शिक्षण योजना की पहली विशेषता क्या है? उत्तर, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। प्रश्न, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन और शिक्षण टीचिंग में क्या अंतर है? उत्तर, अनुदेशन केवल सूचना देना है जबकि शिक्षण बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, शिक्षकों के शिक्षण कौशल स्किल्स का विकास करना। प्रश्न, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड की सबसे बड़ी कमी क्या है? उत्तर, इसमें छात्र निष्क्रिय पैसिव श्रोता बनकर रह जाते हैं। प्रश्न, करके सीखना किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? उत्तर, प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म। प्रश्न, समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? उत्तर, समस्या की पहचान करना। प्रश्न, क्या शिक्षण केवल ज्ञान का हस्तांतरण है? उत्तर, नहीं, ये सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना है। प्रश्न, खेल विधि प्ले वे मेथड के जन्मदाता कौन है? उत्तर, फ्रोबेल फ्रोबल। प्रश्न, अन्वेषण विधि ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्र की भूमिका क्या होती है? उत्तर, एक खोजकर्ता डिस्कवरर की। प्रश्न, शिक्षण में पुनर्बलन रीएनफोर्समेंट का क्या महत्व है? उत्तर, ये छात्र को सही दिशा में प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, शिक्षण को रोचक बनाने और स्थायी अधिगम के लिए। प्रश्न, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर, लोकतांत्रिक और भयमुक्त। प्रश्न, क्या शिक्षण एक कला है या विज्ञान? उत्तर, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। परीक्षा टिप, सीटीईटी में आगमन विधि इंडक्टिव को हमेशा प्राथमिक स्तर के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें शिक्षक पहले बच्चों के अनुभव उदाहरण सुनता है फिर पाठ शुरू करता है। पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा केवल सूचनाओं को ग्रहण करने वाला पात्र नहीं है बल्कि वह ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। अध्याय 18 समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण थियरी। 1. बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में जब बच्चा किसी बाधा का सामना करता है तो वह उसे सुझाने के लिए अपने पूर्व ज्ञान और तर्क का उपयोग करता है। समस्या समाधान के चरण, समस्या की पहचान, ये समझना कि कठिनाई कहाँ है। विश्लेषण, समस्या को छोटे भागों में बांटना। परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस, संभावित समाधानों का अनुमान लगाना। परीक्षण, समाधान को लागू करके देखना। निष्कर्ष, ये जांचना कि क्या समस्या हल हुई। 2. बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा स्वभाव से जिज्ञासु होता है। वह अपने परिवेश में क्या, क्यों और कैसे के उत्तर खोजने के लिए प्रयोग करता है। वो वस्तुओं को उलट पुलट कर देखता है, उन्हें तोड़कर जोड़ता है और निष्कर्ष निकालता है।
सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कैसे करते हैं? उत्तर, सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव एक्सप्लोरेशन द्वारा। प्रश्न, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा समस्या का विश्लेषण क्यों करता है? उत्तर, ताकि वो समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझकर प्रभावी समाधान ढूंढ सके। प्रश्न, वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? उत्तर, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और जिज्ञासा। प्रश्न, जब बच्चा किसी खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जों को देखता है तो यह क्या दर्शाता है? उत्तर, उसकी अन्वेषणवादी और खोजी प्रवृत्ति। प्रश्न, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उन्हें खोज करने और प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रश्न, त्रुटि और प्रयास, ट्रायल एंड एरर, समस्या समाधान में कैसे मदद करता है? उत्तर, ये बच्चे को यह समझने में मदद करता है कि कौन से तरीके काम नहीं करते। प्रश्न, समस्या समाधान की कौन सी तकनीक बच्चों में आउट ऑफ द बॉक्स सोच विकसित करती है? उत्तर, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रश्न, क्या शिक्षक को बच्चों के गलत निष्कर्षों को तुरंत सही कर देना चाहिए? उत्तर, नहीं, उसे बच्चे को खुद अपनी गलती पहचानने और उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। प्रश्न, परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी समस्या के समाधान के लिए एक तर्कसंगत अनुमान लगाना। प्रश्न, अन्वेषण आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का लाभ क्या है? उत्तर, ये बच्चों में आलोचनात्मक सोच और स्वायत्ता बढ़ाता है। प्रश्न, समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि, इनसाइट का क्या महत्व है? उत्तर, ये समस्या का अचानक समाधान सूझने की प्रक्रिया है, कोहले का सिद्धांत। प्रश्न, एक शिक्षक को छात्रों में कौन सी आदत विकसित करनी चाहिए? उत्तर, प्रश्न पूछने और साक्ष्यों, एविडेंस के आधार पर निष्कर्ष निकालने की। प्रश्न, क्या छोटे बच्चे जटिल वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं? उत्तर, वे अपने स्तर पर सरल प्रयोग, जैसे पानी में क्या तैरता है, करके वैज्ञानिक तर्क विकसित करते हैं। प्रश्न, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? उत्तर, जीन पियाजे। प्रश्न, समस्या समाधान की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? उत्तर, बच्चे के पास उपलब्ध सूचनाओं और उसके मानसिक लचीलेपन पर। प्रश्न, कक्षा में खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड का क्या महत्व है? उत्तर, ये बच्चे को एक स्वतंत्र अन्वेषक बनाता है। प्रश्न, क्या समस्या समाधान केवल गणित तक सीमित है? उत्तर, नहीं, ये सामाजिक और दैनिक जीवन की स्थितियों पर भी लागू होता है। प्रश्न, बच्चों के अन्वेषण में परिवेश की क्या भूमिका है? उत्तर, समृद्ध परिवेश बच्चों को खोज के लिए प्रेरित और सामग्री उपलब्ध कराता है। प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देती है? उत्तर, समस्या आधारित और सहयोगात्मक अन्वेषण। प्रश्न, एक समस्या के कई समाधान सोचना क्या कहलाता है? उत्तर, सृजनात्मक समस्या समाधान। परीक्षा टिप, अगर प्रश्न में बच्चा प्रयोग कर रहा है, खोज रहा है या परिकल्पना बना रहा है जैसे शब्द आए, तो समझ जाइए कि उसे वैज्ञानिक अन्वेषक माना जा रहा है। अध्याय 19, वैकल्पिक अवधारणाएं और सहज विचार थियरी। 1, वैकल्पिक अवधारणाएं, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या हैं? बच्चे स्कूल आने से पहले ही अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ विचार बना लेते हैं। इन्हें मनोवैज्ञानिक सहज विचार, नाइव बिलीफ्स भी कहते हैं। उदाहरण, एक बच्चा सोच सकता है कि बादल चलते हैं क्योंकि वे जीवित हैं, या पानी के नीचे जाने पर सूरज बुझ जाता है। 2, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये दर्शाते हैं कि बच्चे सक्रिय विचारक हैं। ये शिक्षक को बताते हैं कि बच्चे का वर्तमान ज्ञान का स्तर क्या है। इन्हें भ्रांति या गलती कहकर खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें सीखने की सीढ़ी बनाना चाहिए। 3, त्रुटियों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एरर्स। गलतियां ये बताती हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां स्थायी नहीं होती, बल्कि वे एक पड़ाव हैं। सीटीईटी की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या प्रदर्शित करती हैं? उत्तर, उनके सहज विचार जो वे अपने अनुभवों से बनाते हैं। प्रश्न, एक शिक्षिका को बच्चों की गलत धारणाओं के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? उत्तर, उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय उन पर चर्चा करनी चाहिए और साक्ष्य पेश करने चाहिए। प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस क्या हैं? उत्तर, ये सीखने की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं। प्रश्न, सहज विचार, नाइव थियरीज किसे कहते हैं? उत्तर, वे अवधारणाएं जो बच्चे औपचारिक शिक्षा से पहले स्वयं विकसित करते हैं। प्रश्न, यदि कोई बच्चा कहता है कि पत्थर भी जीवित है क्योंकि वह लुढ़कता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रयोगात्मक गतिविधियां करानी चाहिए। प्रश्न, अधिगम में त्रुटियों, एरर्स का क्या स्थान है? उत्तर, ये शिक्षक को छात्रों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती हैं। प्रश्न, क्या बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को दंड देकर ठीक करना चाहिए? उत्तर, नहीं, इससे बच्चा अपनी बात कहना बंद कर देगा। इसे चर्चा के माध्यम से सुलझाना चाहिए। प्रश्न, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में जो सिद्धांत गढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, वैकल्पिक ढांचे, ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। प्रश्न, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस से क्या लाभ होता है? उत्तर, इससे बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का पता चलता है और शिक्षण विधियों में सुधार होता है। प्रश्न, क्या भ्रांतियां केवल बच्चों में होती हैं? उत्तर, नहीं, बड़ों में भी कई वैज्ञानिक भ्रांतियां हो सकती हैं। प्रश्न, अधिगम एक अंडरस्को प्रक्रिया है जिसमें त्रुटियां होना स्वाभाविक है।
उत्तर गतिशील, डायनामिक। प्रश्न, वैकल्पिक अवधारणाओं को दूर करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उत्तर, अवधारणात्मक परिवर्तन, कंसेप्चुअल चेंज विधि, जहां पुराने विचार के सामने नया तर्क दिया जाए। प्रश्न, क्या बच्चों की गलतियां उनकी कम बुद्धि का संकेत हैं? उत्तर, बिल्कुल नहीं, यह उनकी सक्रिय सोच का प्रमाण है। प्रश्न, कक्षा में छात्रों को अपनी भ्रांतियां साझा करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? उत्तर, ताकि शिक्षक उन पर उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग कर सके। प्रश्न, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी गलत धारणा को बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, समायोजन, अकोमोडेशन। प्रश्न, बच्चे गलतियां नहीं करते, वे बस अलग तरह से सोचते हैं। ये दृष्टिकोण किस पर आधारित है? उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा पर। प्रश्न, वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाते समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर, यह नए ज्ञान की नींव के रूप में कार्य करता है। प्रश्न, अधिगम का वह मॉडल जो बच्चों की धारणाओं को बदलने पर बल देता है? उत्तर, रचनावादी मॉडल, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। प्रश्न, क्या पाठ्यपुस्तकें बच्चों की भ्रांतियों को दूर करने का एकमात्र साधन है? उत्तर, नहीं, प्रयोग और चर्चा अधिक प्रभावी हैं। प्रश्न, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में गलतियों की क्या भूमिका है? उत्तर, वे फीडबैक के रूप में कार्य करती हैं। परीक्षा टिप, अगर विकल्प में लिखा हो कि बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण हैं या सीखने का हिस्सा हैं, तो वह हमेशा सही उत्तर होगा। भ्रांतियां शब्द को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में देखें। अध्याय 20, संज्ञान और संवेग थियरी। 1, संज्ञान, कॉग्निशन क्या है? यह मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें ध्यान देना, याद रखना, तर्क करना, भाषा और निर्णय लेना शामिल है। सरल शब्दों में, सोचने समझने की क्षमता। 2, संवेग, इमोशन क्या है? यह एक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। भय, क्रोध, हर्ष, आश्चर्य और घृणा इसके उदाहरण हैं। 3, संज्ञान और संवेग का संबंध अधिकांश मनोवैज्ञानिकों जैसे वाइगोत्स्की का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए, इंटरट्वाइंड या संबद्ध हैं। अपवाद, ज़ेजोंग का मानना है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हैं। 4, अधिगम पर प्रभाव, सकारात्मक संवेग, यदि बच्चा खुश और उत्साहित है तो वो बेहतर सीखता है। नकारात्मक संवेग, अत्यधिक डर, चिंता या बोरियत सीखने की क्षमता को घटा देती है। CTET की कठिन भाषा में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न, संज्ञान और संवेग के बीच कैसा संबंध है? उत्तर, दोनों एक दूसरे से सन्निहित, इंटरवोवन या द्विदिशीय हैं। प्रश्न, ज़ेजोंग के अनुसार संज्ञान और संवेग क्या हैं? उत्तर, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। प्रश्न, क्या भय, फियर, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? उत्तर, हाँ, अत्यधिक भय सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। प्रश्न, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। प्रश्न, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत चिंतित है, इसका उसके प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, संवेगात्मक तनाव उसके संज्ञान, याददाश्त और एकाग्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। प्रश्न, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और संवेग के बीच क्या संबंध है? उत्तर, संवेग अभिप्रेरणा को गति प्रदान करते हैं, जैसे सफलता की खुशी और मेहनत की प्रेरणा। प्रश्न, संज्ञान के अंतर्गत कौन सी मानसिक प्रक्रिया नहीं आती? उत्तर, क्रोध, यह एक संवेग है, संज्ञान नहीं। प्रश्न, भाव और विचार एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, ये कथन किससे संबंधित है? उत्तर, संज्ञान और संवेग की अंतर्निर्भरता से। प्रश्न, सीखने के लिए सबसे उपयुक्त संवेगात्मक अवस्था कौन सी है? उत्तर, मध्यम उत्तेजना और सकारात्मक भाव। प्रश्न, बच्चों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? उत्तर, सीखने की प्रक्रिया को उनके सुखद अनुभवों और संवेगों से जोड़कर। प्रश्न, क्या संवेग जन्मजात होते हैं? उत्तर, कुछ बुनियादी संवेग जैसे भय, क्रोध जन्मजात होते हैं, बाकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होते हैं। प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रत्यय किसने लोकप्रिय बनाया? उत्तर, डैनियल गोलमैन। प्रश्न, कक्षा में एक शिक्षक को संवेगों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? उत्तर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और बच्चों की भावनाओं का सम्मान करके। प्रश्न, अधिगम में रुचि का संज्ञान से क्या संबंध है? उत्तर, रुचि एक संवेगात्मक तत्व है जो ध्यान, कॉग्निटिव अटेंशन को केंद्रित करने में मदद करती है। प्रश्न, क्या क्रोध संज्ञान को बाधित करता है? उत्तर, हाँ, तीव्र क्रोध में व्यक्ति की तर्क करने की शक्ति कम हो जाती है। प्रश्न, संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चा कैसा होता है? उत्तर, वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाना जानता है। प्रश्न, संज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, सूचनाओं को व्यवस्थित करना और अर्थ निकालना। प्रश्न, सीखने के दौरान हतोत्साहित महसूस करना क्या है? उत्तर, एक नकारात्मक संवेगात्मक अवस्था जो सीखने की गति धीमी करती है। प्रश्न, क्या संवेगों को पूरी तरह दबा देना चाहिए? उत्तर, नहीं, संवेगों का दमन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। प्रश्न, संवेगों की अभिव्यक्ति पर किसका प्रभाव पड़ता है? उत्तर, संस्कृति और पालन पोषण का। परीक्षा टिप, CTET में अक्सर पूछा जाता है कि ये दोनों अलग हैं या जुड़े हुए। 99% मामलों में उत्तर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं या संबद्ध हैं ही सही होता है। केवल जजों का नाम आए तभी स्वतंत्र चुनना। बिल्कुल, अध्याय 21, अभिप्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग को एक बार फिर से आसान भाषा में दोहराते हैं।
यह अध्याय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिखाता है कि बच्चों के अंदर सीखने की आग कैसे पैदा की जाए। अध्याय 21 का सारांश, रिवीजन थियरी। एक, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है? यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। ये सीखने का राजमार्ग, हाई रोड है। इसके दो मुख्य प्रकार। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब बच्चा खुद की खुशी, जिज्ञासा या रुचि के लिए कुछ करता है। उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं होती। उदाहरण, एक बच्चा पेंटिंग बना रहा है क्योंकि उसे रंग पसंद है। इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब बच्चा पुरस्कार, अंक, ग्रेड या दंड से बचने के लिए कुछ करता है। उसका उद्देश्य केवल बाहरी परिणाम प्राप्त करना होता है। उदाहरण, चॉकलेट पाने के लिए पहाड़े याद करना। इसे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। 3, अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल 6 चरण। इसे इसी क्रम में याद रखें। आवश्यकता, नीड, जैसे भूख लगना। प्रबल प्रेरणा, ड्राइव, भोजन की तलाश के लिए बेचैनी। उत्तेजना, अराउजल, सक्रिय होना। लक्ष्यमुखी व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, रसोई की तरफ जाना। उपलब्धि, अचीवमेंट, खाना मिल जाना। उत्तेजना में कमी, रिडक्शन ऑफ अराउजल, पेट भरने के बाद शांति। सीटीईटी के 5 सबसे महत्वपूर्ण ट्रिकी सवाल, चैप्टर 21 से। प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी किसी पाठ को इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ में बहुत दिलचस्पी है, तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? उत्तर, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। प्रश्न, लंबे समय तक पुरस्कार, रिवॉर्ड्स देने का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, इससे बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा कम हो जाती है और वह केवल पुरस्कार के लिए ही काम करने लगता है। प्रश्न, सीखी गई असहायता, लर्न्ड हेल्पलेसनेस का कारण क्या है? उत्तर, बार बार असफलता मिलना और यह मान लेना कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, प्रशंसा करना, प्रोत्साहन देना और खेल खेल में सिखाना। दंड देना बिल्कुल गलत है। प्रश्न, सफलता का बाह्य आरोपण, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या है? उत्तर, अपनी सफलता का श्रेय किस्मत या आसान पेपर को देना, न कि अपनी मेहनत को। परीक्षा के लिए टिप, सकारात्मक विकल्प, जिज्ञासा, स्वायत्ता, रुचि, आत्मसंतुष्टि। नकारात्मक विकल्प, डर, लालच, अंक, दंड, प्रतिस्पर्धा। अध्याय 22, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, थियरी। अधिगम, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों को हम 4 मुख्य भागों में देख सकते हैं। 1, शिक्षार्थी से संबंधित कारक, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बीमार या तनावग्रस्त बच्चा एकाग्र नहीं हो पाता। परिपक्वता, मैच्योरेशन, आयु के अनुसार अंगों और मस्तिष्क का विकास। जैसे 3 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला सकता क्योंकि उसके पैर अभी उतने परिपक्व नहीं हैं। सीखने की इच्छा, विल टू लर्न, यदि बच्चा खुद सीखना चाहता है तो वो बाधाओं को पार कर लेता है। स्तर, लेवल्स, बच्चे की पूर्व योग्यता और ज्ञान। 2, शिक्षक से संबंधित कारक, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, विषय का ज्ञान। यदि शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार है तो वो आत्मविश्वास से पढ़ाएगा। शिक्षण विधि, शिक्षक खेल विधि, आगमन विधि या व्याख्यान विधि में से किसका प्रयोग कर रहा है? व्यवहार, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान होना सबसे जरूरी है। 3, विषय वस्तु से संबंधित कारक, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, कठिनाई का स्तर। सामग्री न बहुत आसान होनी चाहिए, बोरियत होगी, और न बहुत कठिन, डर पैदा होगा। रुचिकर सामग्री, यदि पाठ बच्चे के जीवन से जुड़ा है तो वो जल्दी सीखेगा। 4, वातावरण से संबंधित कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कक्षा का वातावरण, उचित रोशनी, बैठने की व्यवस्था और शांत माहौल। सामाजिक वातावरण, परिवार, मित्र और समाज का समर्थन। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने के लिए सेट 2। प्रश्न, अधिगम की तत्परता, रेडीनेस का क्या अर्थ है? उत्तर, सीखने के लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर तैयारी। प्रश्न, थकान अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर, ये सीखने की गति को कम कर देती है और एकाग्रता भंग करती है। प्रश्न, एक शिक्षक को छात्रों की त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? उत्तर, अधिगम की प्रक्रिया के एक हिस्से और उनकी सोच के अंतर्दृष्टि के रूप में। प्रश्न, कक्षा में प्रशंसा और पुरस्कार का उपयोग कब करना चाहिए? उत्तर, केवल तब जब छात्र ने वास्तविक प्रयास किया हो ताकि बाह्य प्रेरणा हावी न हो। प्रश्न, क्या बच्चे की आनुवंशिकता, हेरेडिटी, उसकी सीखने की क्षमता को सीमित करती है? उत्तर, यह एक आधार प्रदान करती है, लेकिन उपयुक्त वातावरण से क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न, सार्थक अधिगम के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? उत्तर, बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई। प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्तिगत कारक कौन सा है? उत्तर, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। प्रश्न, क्या शिक्षक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार अधिगम को प्रभावित करता है? उत्तर, हाँ, इससे छात्रों में असुरक्षा और सीखने के प्रति अरुचि पैदा होती है। प्रश्न, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किस कारक को मजबूत करता है? उत्तर, ये छात्र की सक्रिय भागीदारी और अनुभव को बढ़ाता है। प्रश्न, विद्यालय का अनुशासन कैसा होना चाहिए ताकि अधिगम बाधित न हो? उत्तर, लचीला और स्व अनुशासित, न कि दंडात्मक। प्रश्न, स्मृति, मेमोरी अधिगम में क्या भूमिका निभाती है? उत्तर, ये सीखी गई जानकारी को संचित करने और समय पर याद करने में मदद करती है। प्रश्न, क्या लिंग, जेंडर सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है? उत्तर, नहीं, लड़के और लड़कियों की सीखने की क्षमता समान होती है।
प्रश्न, कौशल अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्तर, अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रश्न, ध्यान, अटेंशन केंद्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, विषय के प्रति रुचि और शांत वातावरण। प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? उत्तर, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी स्थिति में काम आए। प्रश्न, पाठ्य सगामी क्रियाएं जैसे खेल, नाटक क्यों जरूरी हैं? उत्तर, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं और सीखने को रोचक बनाती हैं। प्रश्न, शिक्षक के सम्मान का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, इससे छात्र और शिक्षक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं जिससे अधिगम सुगम होता है। प्रश्न, बोरियत, बॉर्डम किस बात का संकेत है? उत्तर, कि कार्य या तो बहुत सरल है या शिक्षण विधि यांत्रिक, मैकेनिकल हो गई है। प्रश्न, सूचनाओं को टुकड़ों में बांटकर पढ़ाना क्या कहलाता है? उत्तर, खंडन, चंकिंग ये याद रखने में मदद करता है। प्रश्न, समावेशी शिक्षा में वातावरणीय कारक का क्या महत्व है? उत्तर, ये सुनिश्चित करना कि वातावरण बाधा रहित हो ताकि सभी बच्चे, दिव्यांग भी सीख सकें। याद करने की रणनीति, इन प्रश्नों को पढ़ते समय कल्पना करें कि आप एक कक्षा में खड़े हैं और आपके सामने बच्चे हैं। सोचिए कि कौन सी चीजें उन्हें पढ़ने में मदद करेंगी और कौन सी बाधा डालेंगी। अध्याय 23, संज्ञान और संवेग का शिक्षा में महत्व, रोल ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन इन एजुकेशन। यद्यपि हमने संज्ञान और संवेग को पहले संक्षेप में देखा था, लेकिन इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि एक शिक्षक इनका उपयोग कक्षा में अधिगम को बेहतर बनाने के लिए कैसे करता है। एक थ्योरी, संज्ञान और संवेग का मेल। संज्ञान, कॉग्निशन, ये हमारे मस्तिष्क की प्रोसेसिंग शक्ति है, सोचना, तर्क, स्मृति। संवेग, इमोशन, ये हमारी महसूस करने की शक्ति है, खुशी, डर, उत्साह। शिक्षा में संबंध, यदि कोई बच्चा डरा हुआ है, संवेग, तो उसका दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, संज्ञान। इसलिए एक शिक्षक का पहला काम बच्चे को संवेगात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराना है। CTET के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने के लिए। प्रश्न, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं? उत्तर, ये एक दूसरे में सन्निहित, इंटरवोवन हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रश्न, यदि छात्र को कक्षा में अपमानित महसूस कराया जाए तो उसके अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, उसका संज्ञान, सीखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। प्रश्न, सकारात्मक संवेग जैसे उत्साह अधिगम को कैसे बढ़ाते हैं? उत्तर, ये छात्र की स्मृति और समस्या समाधान कौशल को अधिक सक्रिय कर देते हैं। प्रश्न, चिंता, एंग्जाइटी और परीक्षा प्रदर्शन के बीच क्या संबंध है? उत्तर, अत्यधिक चिंता प्रदर्शन को खराब करती है, जबकि थोड़ी चिंता, उत्तेजना कभी कभी ध्यान बढ़ाने में मदद करती है। प्रश्न, बच्चों को सीखने के लिए संवेगात्मक रूप से कैसे तैयार किया जा सकता है? उत्तर, उनके पूर्व अनुभवों का सम्मान करके और कक्षा में भयमुक्त माहौल बनाकर। प्रश्न, क्या संवेगों के बिना सीखना संभव है? उत्तर, नहीं, संवेग ही अधिगम को अर्थ और महत्व प्रदान करते हैं। प्रश्न, कक्षा में बोरियत, बॉर्डम इसका संकेत है? उत्तर, यह एक संवेगात्मक स्थिति है जो दर्शाती है कि संज्ञानात्मक चुनौती, कॉग्निटिव चैलेंज कम है। प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में संवेगात्मक बुद्धि, EQ को कैसे बढ़ावा दे सकता है? उत्तर, छात्रों को अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने का अवसर देकर। प्रश्न, आत्मानुभूति, एम्पैथी का अधिगम में क्या स्थान है? उत्तर, ये सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग और समूह कार्य को सफल बनाती है। प्रश्न, क्या क्रोध में लिया गया निर्णय संज्ञानात्मक रूप से सही होता है? उत्तर, नहीं, तीव्र संवेग तर्क की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। प्रश्न, प्रशंसा छात्र के संज्ञान को कैसे सक्रिय करती है? उत्तर, ये डोपामाइन, डोपामीन जैसे रसायनों को बढ़ाती है जो ध्यान और याद रखने में मदद करते हैं। प्रश्न, क्या बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाना सिखाना चाहिए? उत्तर, नहीं, उन्हें भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना सिखाना चाहिए। प्रश्न, संवेगात्मक अवरोध क्या है? उत्तर, जब डर या सदमे के कारण बच्चा चाहकर भी कुछ सीख या बोल नहीं पाता। प्रश्न, सीखने के लिए जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी क्या है? उत्तर, यह एक संवेगात्मक उत्तेजना है जो संज्ञानात्मक खोज को जन्म देती है। प्रश्न, क्या संज्ञान और संवेग के बीच का संबंध केवल एक तरफा है? उत्तर, नहीं, ये द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल है। विचार भावनाओं को बदलते हैं और भावनाएं विचारों को। प्रश्न, आशावाद, ऑप्टिमिज्म छात्र की सफलता में कैसे मदद करता है? उत्तर, ये कठिन चुनौतियों का सामना करने की संज्ञानात्मक शक्ति देता है। प्रश्न, एक शिक्षक को गुस्सैल छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, धैर्य और शांति से, ताकि छात्र का संवेगात्मक स्तर सामान्य हो सके। प्रश्न, अधिगम में रुचि, इंटरेस्ट का क्या महत्व है? उत्तर, रुचि एक स्थायी संवेगात्मक स्थिति है जो दीर्घकालिक अधिगम सुनिश्चित करती है। प्रश्न, क्या संवेगात्मक विकास केवल घर की जिम्मेदारी है? उत्तर, नहीं, स्कूल और शिक्षक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न, बच्चे पहले दिल से सीखते हैं, फिर दिमाग से, इसका शैक्षिकी अर्थ क्या है? उत्तर, संवेगात्मक संतुष्टि प्रभावी संज्ञानात्मक अधिगम की पहली शर्त है। याद रखने की टिप, परीक्षा में जब भी संज्ञान और संवेग का प्रश्न आए तो याद रखें कि ये जुड़े हुए हैं। कभी भी इन्हें अलग बताने वाले विकल्प को न चुनें। अध्याय 24, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, थियरी। एक, सामाजिक संदर्भ क्या है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है।
इसका मतलब है कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि समाज में दूसरों के साथ मेल जोल से विकसित होता है। दो मुख्य बिंदु की कॉन्सेप्ट्स, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज के साथ बातचीत करके ही अपनी बुद्धि का विकास करता है। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स, भाषा, रीति रिवाज और तकनीक वे साधन हैं जो सीखने में मदद करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब बच्चे समूह में काम करते हैं तो वे एक दूसरे के अनुभवों से बेहतर सीखते हैं। अवलोकन द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। CTET के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने के लिए। प्रश्न, अधिगम एक अंडरस्को गतिविधि है। उत्तर, सामाजिक। प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर, समाज और संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया में। प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या लाभ है? उत्तर, ये बच्चों में सामाजिक कौशल और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। प्रश्न, मॉडलिंग द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? उत्तर, एल्बर्ट बंडूरा। प्रश्न, बच्चे अपनी संस्कृति से क्या सीखते हैं? उत्तर, भाषा, मूल्य, वैल्यूज और व्यवहार करने के तरीके। प्रश्न, कक्षा में समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह विचारों के आदान प्रदान और सामाजिक संदर्भ में सीखने का मौका देती है। प्रश्न, क्या सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या सामाजिक? उत्तर, ये दोनों है, लेकिन इसका आधार सामाजिक होता है। प्रश्न, सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बच्चे के घर का माहौल और संस्कार उसके स्कूल में सीखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? उत्तर, भाषा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल है जो सोचने में मदद करता है। प्रश्न, पीयर ट्यूटरिंग क्या है? उत्तर, जब एक छात्र दूसरे छात्र को पढ़ाता है या उसकी मदद करता है। प्रश्न, समाज अधिगम के लिए मचान, स्कैफोल्डिंग कैसे प्रदान करता है? उत्तर, बड़ों या अनुभवी लोगों की मदद से बच्चा वह भी सीख लेता है जो वह अकेले नहीं कर सकता था। प्रश्न, क्या खेलकूद सामाजिक अधिगम का हिस्सा है? उत्तर, हाँ, खेल के माध्यम से बच्चे नियम, सहयोग और नेतृत्व सीखते हैं। प्रश्न, सीखना समाज से अलग होकर नहीं हो सकता, ये किसका विचार है? उत्तर, लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न, अवलोकन द्वारा सीखने में ध्यान, अटेंशन की क्या भूमिका है? उत्तर, बच्चा उसी व्यवहार को सीखता है जिस पर वह ध्यान देता है। प्रश्न, सामाजिक संदर्भ में विविधता का क्या महत्व है? उत्तर, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों से मिलने पर अधिगम और अधिक समृद्ध होता है। प्रश्न, क्या मीडिया, टीवी, इंटरनेट सामाजिक अधिगम का कारक है? उत्तर, हाँ, ये समाज के विचारों और व्यवहारों को बच्चे तक पहुंचाता है। प्रश्न, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? उत्तर, जहां शिक्षक और छात्र संवाद के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। प्रश्न, परिवार को अधिगम का कौन सा माध्यम माना जाता है? उत्तर, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन का माध्यम। प्रश्न, क्या सामाजिक संदर्भ केवल स्कूल तक सीमित है? उत्तर, नहीं, ये घर, पड़ोस, खेल के मैदान और पूरे समाज तक फैला है। प्रश्न, एक शिक्षक को सामाजिक संदर्भ का उपयोग कैसे करना चाहिए? उत्तर, बच्चों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को कक्षा में शामिल करके। परीक्षा टिप, जब भी प्रश्न में समूह, सहयोग, संवाद या सांस्कृतिक शब्द आए तो समझ जाइए कि उत्तर सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है। अध्याय 25, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NCF 2005, थियरी। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रटने से मुक्त करना और उसे बाल केंद्रित बनाना है। इसके 5 मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको रट लेना चाहिए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न हो। रटने की प्रणाली से मुक्ति, पढ़ाई ऐसी हो जहां बच्चे समझें, न कि केवल याद करें। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, बच्चों का चहुमुखी, सर्वांगीण विकास हो, न कि वे बस किताबें खत्म करें। परीक्षा को लचीला बनाना, परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसे तनावमुक्त बनाया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक नागरिक, बच्चों में ऐसी राष्ट्रीय पहचान विकसित करना जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर हो। NCF 2005 की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बस्ते का बोझ कम करना और मानसिक तनाव हटाना। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर है, न कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर। CTET के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने के लिए। प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्तर, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। प्रश्न, NCF 2005 किस पर बल देता है? उत्तर, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर। प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या अर्थ है? उत्तर, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना और रटने की प्रवृत्ति को हटाना। प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? उत्तर, मातृभाषा, मदर टंग। प्रश्न, स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये किसका मुख्य सिद्धांत है? उत्तर, NCF 2005 का। प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन करना। प्रश्न, NCF 2005 की उत्पत्ति किस निबंध से हुई है?
उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से। प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तकें क्या हैं? उत्तर सीखने का एक साधन न कि एकमात्र लक्ष्य। प्रश्न एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार के अंतर्गत किस पर बल दिया गया है? उत्तर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई और खुली किताब परीक्षा। प्रश्न एनसीएफ 2005 किस प्रकार के शिक्षण को नकारता है? उत्तर शिक्षक केंद्रित और रटंत प्रणाली को। प्रश्न शांति शिक्षा पीस एजुकेशन के लिए एनसीएफ 2005 ने क्या सुझाव दिया है? उत्तर महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना। प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वभाव कैसा है? उत्तर सक्रिय एक्टिव और सामाजिक सोशल। प्रश्न समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? उत्तर सभी बच्चों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाए। प्रश्न एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर विचार और कर्म की स्वतंत्रता विकसित करना। प्रश्न पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? उत्तर स्कूल का पूरा वातावरण और गतिविधियां जिनमें बच्चा भाग लेता है। प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षा ईवीएस को कैसे पढ़ाना चाहिए? उत्तर विषय वस्तु को एकीकृत इंटीग्रेटेड करके न कि अलग अलग विषयों के रूप में। प्रश्न मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर ये जानना कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा है न कि उसे फेल करना। प्रश्न एनसीएफ 2005 किन मूल्यों के विकास पर जोर देता है? उत्तर न्याय समानता और धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न क्या एनसीएफ 2005 गृह कार्य होमवर्क के बारे में कुछ कहता है? उत्तर प्राथमिक स्तर पर कोई गृह कार्य नहीं और उच्च स्तर पर बहुत कम एवं रचनात्मक कार्य। प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर क्योंकि वे बच्चे की सोच और उसके समाधान के तरीकों को समझने में मदद करती हैं। परीक्षा टिप अगर विकल्प में बाहरी जीवन सक्रिय भागीदारी बाल केंद्रित या सुविधादाता जैसे शब्द हों तो वह एनसीएफ 2005 के अनुसार सही उत्तर होगा। अध्याय 26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 थियरी एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं। एक नया शैक्षणिक ढांचा 5+3+3+4 पुराने 10+2 ढांचे को बदलकर अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष 3 साल आंगनवाड़ी प्री स्कूल जोड़ कक्षा 1 और 2। खेल खेल में सीखना प्रिपैरेटरी स्टेज 3 वर्ष कक्षा 3 से 5। प्रायोगिक शिक्षा मिडिल स्टेज 3 वर्ष कक्षा 6 से 8। व्यावसायिक कौशल और कोडिंग सेकेंडरी स्टेज 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। विषयों का लचीला चयन और आलोचनात्मक सोच। 2 मुख्य विशेषताएं बहुभाषावाद मल्टीलिंग्वलिज्म कक्षा 5 तक संभव हो तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा होगा। समग्र प्रगति कार्ड 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में केवल अंक नहीं होंगे बल्कि छात्र का स्व मूल्यांकन सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन और शिक्षक का मूल्यांकन भी शामिल होगा। परख मूल्यांकन के लिए एक नया राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। रटने से हटकर शिक्षा का जोर क्या सीखना है व्हाट टू लर्न के बजाय कैसे सीखना है हाउ टू लर्न पर है। सीटीईटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न याद करने के लिए प्रश्न एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिकी मॉडल को किसमें बदला गया है? उत्तर 5+3+3+4 में। प्रश्न एनईपी 2020 किस पर सबसे अधिक बल देती है? उत्तर वैचारिक समझ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आलोचनात्मक सोच पर। प्रश्न नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? उत्तर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड का क्या अर्थ है? उत्तर छात्र के संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास का समग्र मूल्यांकन। प्रश्न एनईपी 2020 में परख का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्रश्न व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन किस कक्षा से शुरू होगी? उत्तर कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ। प्रश्न एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर छात्र के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना और उसमें सुधार करना। प्रश्न क्या छात्र अपनी पसंद के विषय जैसे भौतिकी के साथ संगीत चुन सकते हैं? उत्तर हाँ कला और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। प्रश्न निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? उत्तर कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राप्त करना। प्रश्न एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ग का लक्ष्य कितना है? उत्तर 2035 तक 50%। प्रश्न शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर 6%। प्रश्न संस्कृत को किस रूप में पेश करने का सुझाव दिया गया है? उत्तर त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में। प्रश्न शिक्षकों के लिए एनपीएसएसटी क्या है? उत्तर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक। प्रश्न एनईपी 2020 के अनुसार सीखने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उत्तर अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल और एकीकृत। प्रश्न नई नीति में दिव्यांग छात्रों के लिए क्या प्रावधान है?
उत्तर, उनके लिए उपयुक्त तकनीकी सहायता और सहायक संसाधन उपलब्ध कराना। प्रश्न, जेंडर इंक्लूजन फंड का क्या उद्देश्य है? उत्तर, महिलाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। प्रश्न, पाठ्यचर्या करिकुलम की सामग्री में क्या बदलाव सुझाया गया है? उत्तर, पाठ्यचर्या की सामग्री को कम करना ताकि गहन सोच के लिए जगह बने। प्रश्न, एनईपी 2020 रटंत शिक्षा के स्थान पर किस पर जोर देती है? उत्तर, योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा पर। प्रश्न, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब है? उत्तर, छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी छोड़ सकते हैं और बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं। प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? उत्तर, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। परीक्षा टिप, एनईपी 2020 के प्रश्नों में हमेशा उन विकल्पों को चुनें जो लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुभाषावाद और बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं।